दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चौथा पार्ट मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एक हिस्सा इसका एडिटिंग में कहीं छूट गया, जिसको मैं ऐड करके दोबारा से इस पार्ट को अपलोड करूँगा। और दूसरी बात ये कि जिसने भी इसकी स्कैनिंग या फ़ोटोज़ वगैरह ली हैं उसने बहुत ही गंदे तरीके से ली हैं, जिससे कि ऊपर की लाइंस कट जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन कटी हुई हैं और ऐसे कई पेजेस में है। तो इसकी दूसरी कॉपी मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। तो इसी से आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका चौथा भाग। मोना चौधरी के चेहरे पर पसीना बह रहा था, बदन कांप रहा था उसका। वो खुद को तेजी से अंधेरी सुरंग में से गुजरती महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि उसकी वापस लौटने की रफ्तार बहुत तेज़ है, परंतु वो खुद को रोक ना पा रही थी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे लगा जैसे उसके होश गुम हो रहे हैं। एकाएक ही मोना चौधरी ने खुद को उजाले में पाया। शरीर थम गया था उसका। सांसें तेजी से उठने बैठने लगी। सामने बैठे बाबा अमरनाथ को देखा। वे मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। मोना चौधरी के चेहरे पर बहता पसीना गले तक पहुंच रहा था। झुमका? मोना चौधरी का सर कांपा। हाँ राजकुमारी जी, मुझे सब याद आ गया है। सब याद आ गया है। मैं राजकुमारी गिरगिट ही थी कभी वो। मैं अपनी मेहनत में सफल हुआ। बाबा अमरनाथ क्या उठा। मोना चौधरी ने चेहरे पर बहते पसीने को पोंछते हुए पूछा, मेरी मौत के पश्चात वहाँ क्या हुआ पुजारी जी? सब कुछ खत्म होता चला गया। कैसे? तुम्हारे बाद उस रियासत को संभालने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे रियासत का तिनका तिनका बिखरने लगा। वर्षा के प्राण भी उसी दिन तुम्हारी मौत के पश्चात निकल गए थे, परंतु उसकी आत्मा न मरी। वो खजाने वाले कमरे में ही मौजूद रही। उसने किसी को भीतर न जाने दिया। उसके पास अदृश्य शरीर था, जिसके दम पर वो भीतर आने वालों को रोक देता था। रियासत को दौलत की ज़रूरत थी, परंतु वर्षा ने किसी को खजाने से कुछ न लेने दिया। उसने स्पष्ट कह दिया था कि वो राजकुमारी गिरगिट के आदेश का पालन करते हुए यहाँ मौजूद है। फिर कुछ ही सालों में रियासत गरीब हो गई। खर्चे के लिए पास में पैसा नहीं था तो लगान या अन्य तरह की कमाई भी नहीं आई। लोग रियासत छोड़कर जाने लगे। महल में काम करने वालों के लिए परेशानी आ गई कि वो अपना परिवार कैसे पालें। महल की पहरेदारी किसके लिए करें? मालिक तो वहाँ कोई था ही नहीं। धीरे धीरे महल के काम करने वाले जाने लगे। मंत्री जी के पास उन्हें रोकने का कोई हक न बचा था। वो लाचार थे। राजपाट के कार्यों में मेरा दखल तो ना के बराबर था। बाबा अमरनाथ कहते कहते ठिठका। मोना चौधरी उसे ही देखी जा रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि महल खाली हो गया। वहाँ मेरे और मंत्री जी के अलावा कोई नहीं रहा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मंत्री जी ने महल की छत से कूदकर जान दे दी। ओह! परंतु मैं महल में अकेला भटकता रहा, वहीं रहा, और भूख प्यास की वजह से मेरे जीवन का अंत हो गया। बाबा अमरनाथ के होठों पर कहते हुए मुस्कान थी। मोना चौधरी उसे देखती रही, फिर बोली, तुम जानते थे झुमका की मैंने अंगूठी कहाँ रखी है? हाँ। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या फ़ायदा? मैंने तुमसे कहा कि तुम राजकुमारी गिरगिट हो तो क्या तुम मानी? मोना चौधरी खामोश रही। मैं तुमसे कुछ भी कहता तुमने यकीन ही नहीं करना था, परंतु अब तुम्हें यकीन आ गया होगा। 700 वर्ष पहले का जन्म तुमने अपना बखूबी देख लिया है। तब क्या हुआ था? मोना चौधरी ने हौले से सिर हिलाया। वो अलौकिक अंगूठी तुमने कहाँ रखी थी? बाबा अमरनाथ ने पूछा। उसी खजाने में, गुप्त जगह पर। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। वो महल अब किस हाल में है? 700 सालों में वो धूल में सिमटता हुआ ज़मीन में दफन हो चुका है। क्या उसके भीतर खजाने के कमरे तक नहीं जाया जा सकता? क्यों नहीं जाया जा सकता? परंतु इसके लिए तुम्हें वहाँ पहुँच रास्ता खोजना होगा। कहाँ है अब वो महल? मध्य प्रदेश के चिंकारा गांव के पास ही जंगलों में वो महल दफन है। मोना चौधरी कुछ पल खामोश रही, चेहरे पर सोचे नाचती रही। उस खजाने तक कोई पहुंचा तो नहीं? मुझे खबर नहीं। खैर, पहुंचा भी होगा तो महात्मा की दी वो अंगूठी वहां सुरक्षित होगी। वो जगह गुप्त है। मोना चौधरी सोच भरे सर में कह उठी। लेकिन अब वर्षा की शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। वो कैसे? जब मुझे नए जन्म में उस अंगूठी की याद आनी थी तो उसे दी शक्ति कम होनी शुरू हो जानी है। तुम्हें कैसे मालूम ये बात राजकुमारी? एकाएक मोना चौधरी की आंखों में तीव्र चमक आ ठहरी, जैसे शीशा चमक रहा हो। अमरनाथ ने आंखों में भरी चमक को महसूस किया। मैं अपने में किसी को आया महसूस कर रही हूँ झुमका। वो शक्ति है, बाबा अमरनाथ ने कहा। अंगूठी पाने में तुम्हारी सहायता करेगी और तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक कि तुम अंगूठी को हासिल नहीं कर लेती। उसके बाद शक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाएगी। ऐसा क्यों झुमका? क्योंकि उसके बाद तुम्हारे फैसले चलेंगे कि अंगूठी तुमने किसे देनी है। ओह, इसलिए वो शक्ति तुम्हें आज़ाद छोड़कर चली जाएगी। समझी? मोना चौधरी एकाएक बोली। वे दोनों जुत्सा और कीरा बाहर हैं। हाँ, मैं अभी आई। कहते हुए मोना चौधरी उठी और बाहर निकल गई। कुटिया से बाहर निकलती ठिठकी। सामने ही कीरा जुस्सा अलग अलग मौजूद थे, जो कि उसे देखते ही फौरन उठ खड़े हुए। अंगूठी का पता चला गिरगिट? जुस्सा बोला। हाँ। मोना चौधरी मुस्कुराई। कहाँ है? वहीं जहाँ मैंने 700 साल पहले उसे सुरक्षित रखा था। वो मुझे दे दे। कीरा क्या उठा।
मोना चौधरी ने मुस्कुराकर उसे देखा। तभी जुस्सा बोला, गिरगिट अंगूठी मुझे देगी, मैं अच्छा ही हूँ। मैं हूँ तभी तुम्हारा वजूद है। कीरा क्या उठा। मैं नहीं तो तुम्हें कौन पूछेगा। गिरगिट तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। जुस्सा क्या उठा। मैं तुम्हें वो अलौकिक अंगूठी नहीं लेने दूंगा जुस्सा। कीरा पक्के स्वर में क्या उठा। तभी मोना चौधरी पलटी और वापस कुटिया में प्रवेश करके बाबा अमरनाथ के पास पहुंची। झुमका, मोना चौधरी ने कहा, क्या इन दोनों से मेरा पीछा छूट सकता है। क्यों। बाबा अमरनाथ मुस्कुराया, ये मेरे पीछे रहेंगे तो आगे का काम मैं ठीक से न कर सकूंगी। तुम्हारे भीतर शक्ति मौजूद है, तुम्हारी जायज़ चाहत को वो पूरा करेगी। मोना चौधरी कुछ ना बोली। बाबा अमरनाथ मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। कीरा और जुस्सा कुटिया के बाहर अलग अलग बैठे थे। तभी मोना चौधरी कुटिया से बाहर निकली और उन्हें देखते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ी, जो कि कुछ दूरी पर खड़ी थी। मोना चौधरी मनी मन हैरान हुई कि कीरा और जुस्सा नज़र उठाकर भी उसे नहीं देख रहे। देखते ही देखते मोना चौधरी कार में बैठी, कार स्टार्ट की और जंगल में आगे बढ़ा दी। कीरा और जुस्सा चौंके, उछलकर खड़े हुए। ये कार कहाँ जा रही है। कीरा के ऑटो से निकला, इसमें तो कोई भी नहीं है। दोनों उलझन भरी निगाहों से जाती कार को देख रहे थे। कार दूर होती जा रही थी जंगल में। उनकी निगाह बाबा अमरनाथ पर पड़ी, जो कुटिया के बाहर खड़े मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। गिरगिट कहाँ है। एकाएक कीरा ने पूछा। तुम्हारे सामने तो गई है, बाबा अमरनाथ ने कहा। हमारे सामने। कार में। हाँ, तो तुमने मुझसे धोखा किया, गिरगिट को शक्ति देकर यहाँ से निकाल दिया। और मैंने उसे कोई शक्ति नहीं दी। महाशक्ति ने ही किसी शक्ति को उसके पास भेजा होगा। गिरगिट कहाँ गई है। अंगूठी लेने। किधर। मुझसे क्या पूछते हो, तुम भी तो शक्ति का रूप हो, खुद ही जान लो। तभी खामोश खड़े जुस्सा के कानों में तरंगों से भरे शब्द पड़े। जुस्सा। हाँ, उसके होंठों से निकला। गिरगिट अपनी कार में बैठकर जा चुकी है। ये तो गलत हुआ, मुझे क्यों नहीं नजर आई। क्योंकि गिरगिट की यही इच्छा थी कि वो यहाँ से चली जाए और तुम उसके पीछे ना हो। ऐसा क्यों। अंगूठी तक पहुँचने और उसे पाने में गिरगिट को परेशानी होती अगर तुम उसके पीछे होते। मुझे बताओ गिरगिट कहाँ है, मैं उसे नज़रों में रखना चाहता हूँ। मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है। फिर क्या किया जाए। तुम्हें इंतज़ार करना होगा। गिरगिट के जाने की जगह मालूम करके तुम्हें बता देंगे। क्या यहाँ से निकलने की शक्ति गिरगिट को झुमका ने दी है। नहीं, महाशक्ति की भेजी कोई शक्ति गिरगिट का साथ दे रही है, ताकि वह अंगूठी को हासिल कर सके। जब वो अंगूठी गिरगिट को मिल जाएगी तो वह शक्ति वापस महाशक्ति के पास चली जाएगी। जुस्सा कुछ ना बोला। तुम इंतज़ार करो, गिरगिट के बारे में मालूम होते ही तुम्हें बता दिया जाएगा जुस्सा। तुम्हें किसी भी बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। गिरगिट से शीघ्र ही भेंट होगी तुम्हारी। ये सुनकर जुस्सा के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। उधर कीरा बाबा अमरनाथ से कह रहा था, गिरगिट को यहाँ से निकल जाने देना तुम्हारी ही शरारत है। मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे ऐसा कुछ भी करने की आज्ञा नहीं है। बाबा अमरनाथ क्या उठा। इसी पल कीरा के मस्तिष्क में तरंगों भरे शब्द टकराए। कीरा, झुमका को गलत ना कहो। क्या गिरगिट को झुमका ने चालाकी से यहाँ से नहीं भेजा। नहीं, महाशक्ति की शक्ति उसकी सहायता कर रही है। ओह, झुमका कोई चालाकी नहीं करेगा। समझ गया। गिरगिट वो अंगूठी को पाने के लिए गई है, उसे सब याद आ गया है। कीरा खामोश रहा। तुम्हें हर हाल में वो अंगूठी हासिल करके ही लौटना है, मुझे याद है। जुस्सा को सफलता नहीं मिलनी चाहिए, बेशक इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना चाहिए। फिर तो मुझे हर हाल में गिरगिट को नज़र में रखना चाहिए। मुझे बताओ वो कहाँ है। इस बात की हमारे पास कोई खबर नहीं। शक्ति ने उसे अपने में छिपा रखा है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। परंतु ज़्यादा देर शक्ति उसे इस तरह छिपा कर नहीं रख सकती, वो थक जाएगी। इसका मतलब जल्दी पता चल जाएगा कि गिरगिट कहाँ है। हाँ, मुझे फ़ौरन बता देना। ऐसे ही किया जाएगा। कीरा ने गर्दन घुमाकर जुस्सा को देखा। जुस्सा शांत भाव से उसे देख रहा था। गिरगिट से वो अंगूठी मैं ही लूँगा। जवाब में जुस्सा मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। कीरा ने बाबा अमरनाथ से कहा, क्या तुम बताओगे कि गिरगिट कहाँ गई है। इस बात की मुझे आज्ञा नहीं है। मैं जा रहा हूँ झुमका, जुस्सा बोला। हमारी मुलाकात अच्छी रही। मैंने भले का काम किया। गिरगिट को वो जन्म याद दिलाकर मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं ये शरीर छोड़कर वापस जाऊँगा। मैं भी ये काम खत्म करके वहीं पहुँच रहा हूँ। अंगूठी के साथ वहीं मुलाकात होगी। बाबा अमरनाथ मुस्कराया और पलटकर कुटिया में प्रवेश कर गया। जुस्सा और कीरा की नज़रें मिली। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को क्रोध से देखते रहे। अगर तुमने मेरा रास्ता रोका, अंगूठी पाने में मेरी राह में रुकावट बने, तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा, जुस्सा बोला। मैंने भी ये बात सोच रखी है, कीरा ने कहा। फिर तो ज़बरदस्त मुकाबला होगा जब अंगूठी सामने होगी, जुस्सा ने कहा। तुम हार जाओगे क्योंकि तुम अच्छाई हो, मेरे साथ बुरा नहीं कर सकोगे। भूल में हो, जुस्सा ने कहा। अच्छाई का मतलब ये नहीं कि मैं हक छोड़कर खड़ा हो जाऊँ। कर्म, फ़र्ज़ और अधिकार के लिए लड़ना मेरा पहला हक है, और उस अंगूठी को पाना मेरे कर्म, फ़र्ज़ और अधिकार में आता है। जब अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी सामने होगी तो फैसला हो जाएगा, जुस्सा, कीरा ने कहा और आगे बढ़ गया। जुस्सा भी अन्य दिशा में आगे बढ़ता चला गया। महेश कुमार गुरंग, गोरखा, पक्का नेपाली। अपने को गोरखा गोरखा कहलवाना पसंद करता था। 6 फीट का कद, सामान्य कद काठी,
पैंट कमीज़ और जूते पहने रहने की आदत वाला, लंबी नाक, क्लीन शेव चेहरा, गर्दन तक झूलते बाल, एक कान में सोने की बाली, बिची बिची सी आंखें, उम्र 30 और 35 के बीच, बला का फुर्तीला, चालाक, काइयाँ, कमीना, हर तरह के गुण और अवगुण उसमें मौजूद थे। ना उसकी ज़ुबान का भरोसा, ना ईमान का। हर तरह के हथियार चलाने में माहिर। रिवॉल्वर, बंदूक, गन, स्टेन गन, चाकू, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल, ज़मीन में बिछे बारूद को खोज निकालना, दीवार की तरह सपाट पहाड़ों पर चढ़ना, घने खतरनाक जंगलों में सुरक्षित रहकर आ जाना, दुश्मनों को खबर ना हो और दबे पाँव मौत बनकर उनके सिर पर पहुंच जाना, ये सब कुछ गोरखा के लिए मामूली काम था। इसके अलावा और भी ढेरों कामों में माहिर था गोरखा। 16 साल की उम्र में उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थल सेना में शामिल होकर। नेपाल से दिल्ली आया, भर्ती हो गया मिलिट्री में। कठिनाई से भरी ट्रेनिंग को आसानी से गोरखा ने पूरी कर ली। उत्साह की कमी कभी नहीं रही गोरखा में। उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बहादुर था और हमेशा बहादुर ही रहा। 24 बरस की उम्र में कैप्टन बन गया। गोरखा की अपनी ही शांति मिलिट्री की वर्दी में। एक बार वो मेजर के अंडर गुप्त ऑपरेशन के लिए सीमा पर गया। पहले ही खबर थी कि रात चंद लोग सीमा पार करके आने वाले हैं, जो कि दूसरे देश के महत्वपूर्ण लोग हैं। मेजर उन लोगों को जहाँ तक हो सके जिंदा पकड़ना चाहता था। इस बात की हिदायत उसने गोरखा और अन्य फोर्स को भी दे दी थी। उसी रात सीमा पार से कुछ लोग आए थे। मामूली मुठभेड़ के पश्चात उन्हें जिंदा पकड़ लिया गया। वो 6 थे, 2 मारे गए थे। तभी एक ने अपने कपड़ों से रिवॉल्वर निकाली और भारतीय जाबाजों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अचानक हुआ सब कुछ। देखते ही देखते 5 जवान शहीद हो गए। गोरखा की आंखों में खून उतर आया। उसने बिना एक पल गंवाए गन सीधी की। मेजर ने उसकी हरकत को देख लिया था। चीख कर उसे रोका कि ऐसा ना करे, परंतु गोरखा ने दांत भींचकर उन चारों को भून दिया। मेजर चिल्लाता ही रहा, परंतु गोरखा ने गड़बड़ कर दी थी, मार दिया उन्हें। मेजर के आदेश पर फोर्स ने उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि गोरखा ने अपने ऑफिसर का हुक्म नहीं माना और महत्वपूर्ण कैदियों को मारकर देश को नुकसान पहुंचाया था। मिलिट्री कोर्ट में गोरखा पर मुकदमा चला। 6 महीने मुकदमा चला और उसकी सर्विस का पिछला शानदार रिकॉर्ड देखते हुए सज़ा के तौर पर उसकी नौकरी छीन ली गई और उसे सिर्फ 6 महीने की सज़ा दी गई। सज़ा भुगत कर गोरखा आज़ाद हो गया। नौकरी का जो पैसा मिला वो धीरे धीरे खाता रहा और सोचता रहा कि क्या काम करे ज़िंदगी बिताने के लिए। नेपाल जाने का उसका मन नहीं था। वहाँ उसके लिए खास काम नहीं था। नौकरी के रिटायरमेंट पर मिले पैसों से उसने एक फ्लैट, पुरानी कार ले ली थी। बाकी बचे थोड़े बहुत पैसे खा पी कर बराबर कर दिए। करने को काम कुछ भी नहीं था, खाली दिमाग, शैतान का घर। ऐसा ही हुआ गोरखा के साथ। धीरे धीरे गोरखा गैरकानूनी कामों में फंसने लगा। सस्ते में नशे की चीज़ें लाना और कई गुना ज़्यादा दाम पर उन्हें शहर में बेच देना। धीरे धीरे गोरखा के अपराधों का दायरा बढ़ा। अपराध करने वालों से पहचान होती चली गई। वो था भी ऐसा कि जहाँ बैठे सबको अपना बना ले। दूसरों के साथ मिलकर चोरियाँ, लूटपाट की, फिरौती के लिए अपहरण किया। बढ़ता ही गया वो आगे, और चंद सालों में गोरखा जैसे वन मैन आर्मी बन गया। यानी कि अकेले ही था वो, परंतु किसी ग्रुप से कम नहीं था। अंडरवर्ल्ड में गोरखा का नाम अक्सर सुनने में मिल जाता। अपराध की दुनिया में पाँव जमाने में उसके बहुत काम आई थी मिलिट्री की ट्रेनिंग। गोरखा जो भी काम करता था अपने तौर पर करता था। वो अपने लिए भी काम करता था और दूसरों के लिए भी, लेकिन हर काम दौलत पाने के लिए करता था। वो जानता था कि पैसा महत्वपूर्ण है। आज की सबसे बड़ी शक्ति दौलत है। वो अक्सर लोगों से कहता था कि दौलत है तो जहान है, दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। वास्तव में सच्ची तो थी उसकी बात। अपराध की दुनिया का पुराना पंछी यानी कि गोरखा भरी दोपहरी में पैदल ही बाजार में सजी दुकानों में, छायादार गलियारों में आगे बढ़ा जा रहा था। शेव किया उसका चेहरा चमक रहा था। नीली पैंट और सफ़ेद कमीज़ पहन रखी थी उसने। चलते हुए गर्दन तक लंबे बाल झूल से रहे थे। इस वक्त वो ज़रा भी जल्दी में नहीं लग रहा था। नज़रें आगे बढ़ते हुए इधर उधर फिर रही थी। एकाएक गोरखा ठिठका। दीवार की छाया में बैठा भिखारी 10 5 के नोट गिन रहा था। गोरखा ने मुंह बनाया और उसके पास जा पहुंचा। पास ही बैठ गया। राम राम। राम राम। भिखारी ने उस पर नज़र मारी। कितने कमा लिए? गोरखा ने पूछा। 110। वाह, आज तो दारू खूब चलेगी। गोरखा मुस्कुरा कर कह उठा। वो तो चलती ही है, भिखारी बात काटते हुए बोला। भिखारी बात को काटते हुए नोट को गिन रहा था। अभी तो शाम को भी इतने कमा लूँगा। इतने पैसे तू रखता कहाँ पर है? ब्याज पर दे देता हूँ। ब्याज पर? हाँ, रोज़ के 90 रुपये ब्याज के मिलते हैं अब तक। तो साहूकार हो गया। गोरखा मुस्कुराया। 100 के छुट्टे दे। बेकारी ने हाथ में पकड़े नोटों में से 10 का नोट अपने पास रखकर बाकी उसकी तरफ बढ़ाए। गोरखा ने नोट थामे। 100 हैं, गिन लो। विश्वास है तेरे पे। गोरखा ने नोट जेब में डाले और उठ खड़ा हुआ। मेरा 100 का नोट? बेकारी कह उठा। क्या करेगा नोट लेकर? दारू पिएगा, बीमार होगा, मर जाएगा। सेहत ठीक रख अपनी, जूस पिया कर। मेरा नोट? बेकारी ने हड़बड़ाकर उसकी पिंडली थामी। दारू की आदत छोड़ दे, वापस दे दूंगा। कहने के साथ ही गोरखा ने पिंडली छुड़ाई और आगे बढ़ गया। पीछे से बेकारी चिल्लाने लगा। गोरखा ने पलटकर उसे नहीं देखा। लोगों ने बेकारी का चिल्लाना सुना, उसे देखा, परंतु रुका कोई नहीं।
सबने यही समझा कि वो भीख मांगने के लिए गोरखा को पुकार रहा है और गोरखा दूर होते ने गांव से ओझल हो गया। ऑर्डर सर। वेटर ने केबिन में प्रवेश किया और मुस्कुराकर गोरखा से बोला। गोरखा ने मेनू कार्ड से निगाह उठाकर उसे देखा। कभी नेपाल गए हो? नेपाल? नहीं सर। वेटर एकाएक बोला। काठमांडू में मेरा रेस्टोरेंट है, वहाँ के लिए मुझे 4 वेटर चाहिए और लजीज खाना बनाने वाला एक कुक। वेटर एक एक संभला सा नज़र आया। तनख्वाह बहुत अच्छी, मेरा रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चलता है, बैठने को जगह नहीं मिलती। अपने स्टाफ को मैं तनख्वाह, बोनस, रहना और खाने के साथ सप्ताह में 2 छुट्टियाँ देता हूँ। ओह सर, मैं काठमांडू में आपके रेस्टोरेंट में काम करने को तैयार हूँ। एक नहीं, 4 वेटर चाहिए मुझे। बाकी 3 का इंतज़ाम मैं कर दूँगा, शानदार कुक का भी। ठीक है, करूँगा तुमसे बात। अपना पता, फ़ोन नंबर मुझे दे देना। यस सर। लंच में क्या खिला रहे हो मुझे? यहाँ की क्या चीज़ बढ़िया? मैं आपको शानदार लंच कराता हूँ। ना ऑर्डर की ज़रूरत है ना पेमेंट की। वेटर खुश सर में बोला। गोरखा ने सिर हिलाया। 5 मिनट में मैं ऑर्डर सर्व करता हूँ, मेरी सर्विस देखिएगा। कहने के साथ ही वो बाहर निकल गया। पागलों की कमी नहीं है। गोरखा बड़बड़ा उठा। गोरखा इस वक्त शानदार रेस्टोरेंट के केबिन में बैठा था। केबिन में टेबल लगा था और 4 व्यक्तियों के बैठने और खाना खाने का इंतजाम था। प्रवेश द्वार पर सफ़ेद पर्दा लटक रहा था। तभी गोरखा के कानों में बगल वाले केबिन से युवती के हंसने का स्वर आया। गोरखा के कान खड़े हुए। डार्लिंग, आज तो लंच का मज़ा आ गया। युवती की धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम साथ हो तो मेरा मज़ा डबल हो जाता है। युवक का स्वर था ये। मैं सोचती हूँ मेरी शादी तुम्हारे साथ क्यों ना हो गई। युवती की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। मेरे बाप ने बेकार से आदमी के साथ मुझे बांध दिया। कभी बाहर की सैर नहीं कराता, बाहर खाना नहीं खिलाता, घर में ही बिठाए रहता है और खुद नौकरी से आकर शाम को कच्छा पहनकर सामने बैठ जाता है। तुम न मिलते तो मेरी ज़िंदगी में कितनी बोरियत हो जाती, मैं आत्महत्या कर ली थी। ऐसा ना कहो डार्लिंग, युवक ने प्यार से कहा। मुझे भगा के ले चलो कहीं। युवती ने तड़प भरे स्वर में कहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सच? हाँ, मुझे अपने साथ रख लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा काम भी कुछ खास नहीं जो कुछ पैसे मैं ले ले आऊँगी। कैसे? ये गहने तो तुम देख ही रहे हो जो मैंने पहन रखे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा के होंगे। मेरे सड़े पति ने मेरे साथ बैंक में खाता खोल रखा है, 2 लाख उसमें, कुछ घर में भी पड़ा होगा। फिर तो काम चल जाएगा। युवक का खुशी भरा स्वर गोरखा के कानों में पड़ा। ओ डार्लिंग। गोरखा ने अपना कान मसला और उठते हुए अपने केबिन से बाहर निकला और बगल वाले केबिन का पर्दा उठाकर भीतर प्रवेश किया और दोनों को देखा। वो 24-25 साल की ब्याहता युवती थी। युवक 28-30 साल का बड़े बालों वाला आवारा सा था। दोनों ने चौंक कर गोरखा को देखा। तुम भीतर क्यों? युवक ने कहना चाहा। मेरी सुनो, गोरखा ने हाथ उठाकर कहा। मैं प्रिंस डिटेक्टिव एजेंसी का जासूस हूँ। तुम्हारे पति को तुम्हारे चाल चलन पर शक है। वह हमारे पास आया और बॉस से तुम पर नज़र रखने को कहा। इस काम की फ़ीस 7,000 रुपये उसने दिए, 1,000 रुपये रोज़ के हिसाब से। युवती के चेहरे का रंग उड़ गया। गोरखा ने देखा युवती ने गले में सोने का भारी हार पहन रखा है, कानों में झुमके लटक रहे हैं, दोनों हाथों में सोने की 6-6 मोटी चूड़ियाँ पहन रखी हैं, हाथ की उंगलियों में 3 अंगूठियाँ। ये तुम क्या कह रहे हो? युवती के होठ से सूखा सा स्वर निकला। बॉस ने मुझे तुम पर नज़र रखने को लगा दिया। गोरखा ने शांत स्वर में कहा। मैंने सब देखा, तुम क्या क्या गुलगुलाती फिर रही हो। आज शाम को मैं बॉस को रिपोर्ट दूंगा और बॉस तुम्हारे पति को बताएगा कि उसका ख्याल ठीक था। उसकी पत्नी अपने आशिकों से मिलती ही नहीं बल्कि घर का माल समेट कर भाग जाने की प्लानिंग कर रही है। उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारा पति तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक देगा। तलाक होगा, तलाक लेगा, तुम्हारी बदनामी होगी। न तुम मायके जा सकोगी न ससुराल, और तुम्हारे ये सड़क छाप आशिक तब किसी दूसरी को फंसाने में लगे होंगे और तुम। प्लीज़। युवती का सर काँप उठा। तुम किसी को ना बताना कुछ भी। मुझे माफ़ कर दो। वो खड़ी हो गई। मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट देनी है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। मैं तुम्हारे पाँव पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं। 2 बातें मानो तो मैं अपना मुंह बंद रख सकता। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। युवती की आंखों में आंसू चमक उठे। जितने भी जेवरात तुमने पहने वो मेरे हवाले करो, मैं मुंह बंद रखूँगा। तुम्हारी कमीनी हरकत किसी को नहीं बताऊँगा। दूसरी बात यह है कि सीधे घर जाओ और आशिकीबाजी छोड़ दो, वरना मैं ऐसे ही करूँगी। कहने के साथ उसने फुर्ती से पहन रखे जेवर उतार कर टेबल पर रखे। गोरखा ने उन जेवरों को उठाकर जेब में ठूसा और युवक को देखा। युवक का मुंह चूहा सा बना हुआ था। तू भी सुधर जा, गोरखा युवक से सख्त स्वर में बोला, वरना बहुत मारूंगा। जवाब में युवक का चूहा बना मुंह सहमति भरे अंदाज में हिला। गोरखा पलटकर बाहर निकला और बगल के केबिन में जाकर वापस बैठ गया। तभी उसके कानों में युवक की आवाज़ पड़ी। जा रही हो? हाँ, दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश न करना। युवती ने उखड़े स्वर में कहा। लेकिन तुम तो मेरे साथ भाग जाने को कह रही। अब अकल आ गई है मुझे। शादी के बाद औरत का सच्चा हमदर्द उसका पति ही होता है, बेशक वो सड़ा गला और हरामी क्यों ना हो। मारेगा तो पानी तो पिला देगा। तू मुझे 2-3 लाख के साथ घर से भगा ले जा रहा है। जब वो पैसा ख़त्म हो जाएगा तो तू मुझे छोड़कर भाग जाएगा। नहीं, मैं खुद कमा कर तेरे को खिलाऊंगा, और कमा कर खिलाने का इतना ही शौक है तो शादी कर ले।
मैंने तेरे साथ रहकर बर्बाद नहीं। जा रही हो? मैं तो फिल्म की टिकटें लाया। ब्लैक में जाकर बेच दे, फ़ायदा हो जाएगा। मेरी तो अकल ही मारी गई थी। तू मेरे घर पर सेल्समैन बनकर सर्फ बेचने आया और मैं तेरे चक्कर में पड़ गई। दोबारा मुझे नज़र मत आना। गोरखा के कानों में युवती के कदमों की आवाज़ पड़ी, वो चली गई थी। गोरखा ने कान की लौ मस ली। तभी वेटर ने भीतर प्रवेश किया। हाथ में रखी ट्रे खाने से भरी हुई थी। सॉरी सर, 5 के 12 मिनट हो गए, क्योंकि आपके लिए खाने की स्पेशल चीज़ें तैयार करवाई हैं। खाने के बर्तन वो टेबल पर रखता क्या उठा। खाकर देखिए, इस सामान को जिसने तैयार किया है वो भी नेपाल जाने को तैयार है। मतलब कि काठमांडू के आपके रेस्टोरेंट में नौकरी करने मेरे साथ चलेगा। 1 मिनट में पराठे लाया। वेटर गया और मिनट भर में पराठे के साथ वापस भी आ गया। शुरू कीजिए सर। इतना सामान तो मैं खा ही नहीं पाऊँगा। गोरखा मुस्कराया। जितना खा सके ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए। आपको कौन सा बिल देना है? सब अपने ही हाथ में है। तुम यहाँ किसी जेवरात बनाने वाले को जानते हो? गोरखा ने पूछा। क्यों नहीं, मेरा दोस्त ही है। कुछ खरीदना है सर? बेचना है। बिक जाएगा, ठीक दाम दिला दूंगा। लेकिन बेचना क्यों है? वो गहने पुराने हो गए, नई डिज़ाइन वाले लेने हैं। उन्हें मेरी पत्नी पहनती नहीं। अब दिल्ली के लिए चला तो उसने मेरे को दे दिए कि इन्हें बेचकर नए डिज़ाइन वाले लाऊं। तुम लंच के बाद मेरे साथ चलना उन गहनों को बेचने के लिए। तुम्हें आज से छुट्टी मिल जाएगी। क्यों नहीं सर, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी आप खाना शुरू कीजिए। खाने का स्वाद देखिए और खानसामा के बारे में अपनी राय दीजिएगा। हाँ, तुम मेरे सिर पर ना खड़े रहो, मुझे आराम से खाने दो। तब तक पानी ले आओ, 2 पापड़ करारे भून कर लाओ। मूली का अचार तो होगा? मूली का? नहीं है। बेकार का रेस्टोरेंट है ये। काठमांडू में मेरा रेस्टोरेंट देखना। जाओ, अब मुझे खाने दो। वेटर बाहर निकल गया। गोरखा ने वेटर के साथ जाकर एक दुकान पर वो सारे जेवरात बेचे, नोट गिने, जेब में डाले। वेटर के साथ दुकान से बाहर आ गया। अब तो काठमांडू के आपके रेस्टोरेंट में मेरी नौकरी पक्की? वेटर कह उठा। पक्की। गोरखा ने मुस्कुराकर उसका कंधा तबतबाया। रेस्टोरेंट खोलते ही तेरे को खबर दूंगा। क्या? वेटर हड़बड़ाया। अभी रेस्टोरेंट खोला नहीं क्या? नहीं, खोलना है। लेकिन आपने तो कहा था कि। वो कहना भी ज़रूरी था। ना कहता तो शानदार लंच तू मुफ्त में ना कराता। अपनी पहचान वाले के यहाँ जेवरात ठीक भाव में ना बिकवाता। गोरखा ने उसके चेहरे पर नज़र मारी। वेटर के चेहरे पर गुस्सा उभरा। गुस्सा आ रहा है? आना भी चाहिए, करो गुस्सा। मैं चलता हूँ। मुझे धोखा देकर तुमने ठीक नहीं किया। वेटर वेटर दांत दांत बीच कर बोला। मैंने ठीक किया, मेरा काम निकल गया, तुम माथा पीटते रहो। कहकर गोरखा आगे बढ़ गया। वेटर के चेहरे पर क्रोध स्पष्ट नजर आ रहा था। उसने जाते गोरखा की पीठ को देखा, फिर मोबाइल फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। गोरखा आगे बढ़ता जा रहा था, एक बार भी उसने पीछे न देखा था। वेटर सावधानी से उसके पीछे चल पड़ा। फ़ोन मिला तो वेटर ने बात की। शेर सिंह को फ़ोन दो। तू कौन? मन्नू, जल्दी कर, मोटा मुर्गा है नज़रों में। ठहर। 2 पलों के बाद उसके कानों में शेर सिंह की आवाज़ पड़ी। बोल बच्चे, किस मुर्गे की बात कर रहा है? अभी रेस्टोरेंट में आया था, जेबों में नोट ठुसे हुए हैं। 2-4 लाख से कम नहीं लगता उसके पास। मन्नू बोल पड़ा। ऐसा? हाँ, जल्दी आ जा, मैं उसका पीछा करता हूँ। किधर आऊँ? मन्नू ने बताया। पहुँचा। मेरे ख्याल से मुर्गा टैक्सी की तलाश कर रहा है, मन्नू फिर बोला। फिर? तू वहाँ से चल पड़, मेरे मोबाइल पे बात करते रहना। मुर्गा जिधर जाएगा तेरे को खबर करूँगा। मैं उसके पीछे हूँ। कहकर मन्नू ने फ़ोन बंद किया। गोरखा आगे टैक्सी ले रहा था। मन्नू ने भी टैक्सी के लिए नज़र दौड़ाई। भीड़ भरा इलाका था। टैक्सी मिल गई। मन्नू ने सोच रखा था कि इस हरामी को सबक सिखा के रहेगा और शेर सिंह से कहेगा कि इसकी टांगें तोड़ दे। मन्नू की टैक्सी गोरखा की टैक्सी के पीछे लग गई। बस यहीं रोक दो, गोरखा टैक्सी ड्राइवर से बोला। यहाँ? टैक्सी ड्राइवर के ऑटो से निकला और टैक्सी की रफ्तार कम करने लगा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। आबादी यहाँ से कई किलोमीटर दूर थी। साहब जी, आपने तो आगे जाना था, टैक्सी ड्राइवर बोला। मुझे यहीं जाना था, तुम अपने किराए से मतलब रखो। टैक्सी उस सुनसान सड़क के किनारे रुक गई। गोरखा ने किराया दिया और टैक्सी से बाहर निकला। टैक्सी आगे बढ़ गई। गोरखा इधर उधर नज़र मारे बिना जंगल में प्रवेश कर गया। आधे मिनट से भी कम समय के बाद वहाँ टैक्सी रुकी। मन्नू बाहर निकला। उसने किराया देकर टैक्सी को चलता किया और मोबाइल से शेर सिंह से बात की। किधर है तू? उसी सड़क पर हूँ, आता रह। मैंने टैक्सी छोड़ दी और सड़क के किनारे खड़ा हूँ। क्यों? मुर्गा टैक्सी छोड़कर जंगल में प्रवेश कर गया है। बढ़िया मौका है। नोट उसके पास है, सुनसान जगह है। हमेशा की तरह 35% मेरे, बाकी तेरे। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती? तेरी कार नज़र आने लगी है मुझे। मन्नू सड़क पर देखता क्या उठा। सामने ही काले रंग की पुराने मॉडल की कार नज़र आ रही थी। देखते ही देखते वो पास आकर रुकी। उसमें से लंबा चौड़ा शेर सिंह और उसके 4 दादा जैसे साथी बाहर निकले। कैसा है मन्नू? शेर सिंह छाती बुलाकर बोला। पिछली बार से ज़्यादा मोटा मुर्गा है इस बार, मन्नू ने कहा। किधर है? इधर जंगल में गया है। मन्नू ने हाथ से जंगल की तरफ इशारा किया।
धार मारने गया होगा। शेर सिंह का साथी कुछ अजीब ढंग से बोला। धार मारने के लिए टैक्सी को छोड़ देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो इधर कोई खास काम करने गया होगा, शेर सिंह ने कहा और मन्नू से पूछा, वो अकेला है या उसके साथ और भी कोई है? साथ में कोई होता तो खबर नहीं देता क्या? साले की गर्दन पकड़ते हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारी कार की रखवाली करूँगा। कोई उसे उठाकर ले गया तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी यहाँ। शेर सिंह ने उसे घूरा। साथ चलने में डरता है? मारपीट से मेरा क्या वास्ता? मन्नू मुस्कुराया। मेरी ड्यूटी खत्म, तुम्हारी शुरू। साला डरपोक, शेर सिंह ने कहा और अपने चारों साथियों के साथ जंगल में प्रवेश कर गया। गोरखा ने बेआवाज़ पेड़ से छलांग लगाई और नीचे खड़े व्यक्ति के ऊपर जा गिरा। वो धड़ाम से नीचे गिरा, इससे पहले कि वो संभलता मामला समझता। गोरखा ने खास ढंग से हाथ उसकी कनपट्टी में मारा तो उसे अपनी आंखों के सामने लाल पीले तारे नाचते लगे। फिर वो बेहोशी में डूबता चला गया। गोरखा ने दांत पीछे सतर्क भाव में जंगल में नजरें दौड़ाई। उसके बाद वो फौरन पेड़ के तने की ओट में छिप गया। 100 कदम दूर दूसरा आदमी खड़ा नजर आया। वे उसी की तलाश में भटक रहे थे। गोरखा ने आसपास नजरें दौड़ाई और पेड़ के तने की ओट से निकलकर तेजी से आगे बढ़ा। कुछ आगे जाकर वो फुर्ती से एक पेड़ के तने की ओट में हो गया था। वो व्यक्ति नजरें घुमाता इधर ही देख रहा था, परंतु गोरखा को न देख पाया था। यहाँ तक पहुँचने में गोरखा के कदमों की आवाज़ ज़रा भी न सुनाई दी थी। वो पंजों के बल खास ढंग से बेआवाज़ ही आगे बढ़ाया था। मिलिट्री की ट्रेनिंग में उसने हर बात सीख रखी थी। गोरखा ने पुनः उधर झांका। उस व्यक्ति की निगाह दूसरी तरफ थी। गोरखा तने के पीछे से निकलता और पंजों के बल उछलता हुआ उसी चुप्पी भरे अंदाज में उसके सिर पर जा पहुंचा। पास किसी के होने का एहसास पाकर वो फुर्ती से पलटा। गोरखा ने उसी पल उसके होठ पर हथेली रखी कि वो चीख न सके और कनपटी पर जोरों का हाथ मारा। अगले ही पल उसके घुटने मुड़े और वो नीचे गिरता हुआ बेहोश हो गया। बाकी बचे 3। गोरखा बड़बड़ा उठा। अगले पल ही वह चौंका। 4 कदमों के फासले पर एक चाकू थामे उसे मौत भरी नज़रों से देख रहा था। स्पष्ट था कि वो भी पास ही था, परंतु नज़र में ना आ पाया था। दोनों की नज़रें मिली। गोरखा मुस्कुराया। मार दिया इसे? वो चाकू हिलाकर खतरनाक स्वर में बोला। बेहोश है। गोरखा की पैनी निगाह उस पर थी। उसने गोरखा को सिर से पांव तक देखा। बहुत हिम्मत वाला काम किया। तेरे को पता था कि हम तेरे पीछे हैं? वो बोला। हाँ, उस वेटर पर मेरी नज़र थी, वो मेरा पीछा कर रहा था, गोरखा ने कहा। तेरे पास नोट है? बहुत। गोरखा हंसा। दिखा? दिखाऊंगा नहीं, सुना है दिखाने से माल पराया हो जाता है। गोरखा ने हंसी रोकते हुए कहा। चाकू पेट में जाएगा तो माल तब भी पराया हो जाता है, वो खतरनाक स्वर में बोला। बोल, क्या इरादा है? क्यों झगड़ा करता है? नेपाल से आया हूँ, परदेसी हूँ, मेहमानों से ऐसा व्यवहार नहीं करते। आधा आधा कर लेते हैं। आधा? आधा कितना होता है? 1 लाख। मतलब कि 2 लाख हैं तेरे पास। गोरखा ने सहमति में सिर हिलाया। वो व्यक्ति खतरनाक अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। यानी कि तेरे को मार दूं तो पूरा 2 लाख हमारा। अब तो उसी पल जैसे ज़मीन पर खड़े खड़े गोरखा फिसला और उसके दोनों पाँव की ठोकरें उसके दोनों घुटनों पर पड़ी। उसके होंठ से पीड़ा भरी घुटी चीख निकली। चाकू हाथ से छूट गया और वो नीचे जा गिरा। गोरखा फुर्ती से खड़ा हुआ और दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे कड़वी नज़रों से देखने लगा। वो संभला। खतरा सामने पाकर चीखने को हुआ कि गोरखा ने गुर्रा कर कहा, ऊंची आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा। गोली? तुम तो खाली हाथ हो। वो घुटनों के दर्द को सहता क्या उठा। गोरखा ने कमीज़ के भीतर हाथ डाला और पैंट के साथ कमर में फंसा रखी रिवॉल्वर निकाल ली। रिवॉल्वर देखते ही उसकी आंखें भय से फैल गईं। अब तो खाली हाथ नहीं हूँ, गोरखा ने पूर्व स्वर में कहा। उसने सूखे ओठों पर जीभ फेरी। मारू गोली? नहीं, लेट जा। क्या? पीठ के बल लेट जा। वो जल्दी से पीठ के बल लेट गया। गोरखा रिवॉल्वर थामे उसके पास पहुंचा। नीचे लेटा वो दहशत भरी नज़रों से गोरखा को देख रहा था। जानता नहीं मुझे कौन हूँ मैं? गोरखा ने मौत भरे स्वर में कहा। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। पहले देखा है मुझे? नहीं। अब अच्छी तरह से देख ले अपने बाप को, दोबारा मिले तो एकदम पहचान लेना। कहने के साथ ही गोरखा ने जूते की ठोकर उसकी कनपट्टी पर मारी। उसका शरीर जोरों से कांपा, फिर वो बेहोश होता चला गया। गोरखा ने तुरंत उस पर से नजरें हटाकर जंगल में देखा, परंतु कोई न देखा। रिवॉल्वर थामे दांत पीछे गोरखा सावधानी से आगे बढ़ने लगा। वो जानता था कि बाकी के 2 भी करीब ही हैं और उसे तलाश कर रहे हैं। मोना चौधरी की आंखों में शीशे जैसी चमक विद्यमान थी। वो कार ड्राइव कर रही थी। मनी मन मोना चौधरी को खुशी थी कि कीरा और जुस्सा से उसका पीछा छूट गया है। वो आसपास रहते तो उसे काम करने में परेशानी होती। अंगूठी पाने के लिए साईं की तरह उसे नज़रों में रखते। अब उसे मध्य प्रदेश के चिंकारा इलाके में जाना था। जब से बाबा अमरनाथ यानी झुमका के पास से निकली थी, तब से वो यही सोच रही थी कि जल्द से जल्द चिंकारा पहुंचा जाए और वह अंगूठी पा ले। परंतु सैकड़ों बरसों से दफन महल को तलाश करना और फिर उस रास्ते को तलाश करना जो खजाने तक जाता हो, आसान काम नहीं था। उसने महाजन और पारसनाथ को साथ ले जाने की सोची, परंतु दोनों ही नहीं मिले। राधा से पता चला कि महाजन की कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ पर है।
पारसनाथ के रेस्टोरेंट पहुंची तो पता चला कि वो महाजन के साथ कहीं गया है और कह गया है कि लौटने में कुछ दिन लगेंगे। मोना चौधरी समझ गई कि वे दोनों शहर से बाहर गए हैं। आखिरकार मोना चौधरी ने अकेले ही चिंकारा जाने की सोची। इस वक्त वो पारसनाथ के यहाँ से ही लौट रही थी। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। मन में विचार पक्का कर लिया था कि शाम तक वो चिंकारा के लिए चल देगी। अब वो फ्लैट पर पहुंचकर नहाना चाहती थी और दूसरे कपड़े पहनकर शाम को चलने की तैयारी करना चाहती थी। कार शहर के सुनसान इलाके से निकल रही थी। सड़क के दोनों तरफ जंगल था। यह शहर के साइड का इलाका था। इस तरफ से कम लोगों का ही आना जाना होता था। 3 किलोमीटर का यह रास्ता खामोशी भरा था। तभी मोना चौधरी की चमक भरी निगाह सड़क के किनारे खड़ी कार पर पड़ी। पास में मन्नू खड़ा था। मोना चौधरी की कार उस कार को पार करते हुए आगे बढ़ गई थी। एकाएक मोना चौधरी की आंखों के सामने गोरखा का चेहरा उभरा और लुप्त हो गया। उसके भीतर मौजूद शक्ति उसे संकेत दे रही थी, कुछ एहसास दिला रही थी। मोना चौधरी की आंखों की चमक बढ़ गई थी। उसने फ़ौरन कार धीमी की और वापस मोड़ी और कुछ पलों बाद ही कार को शेर सिंह की कार के पास रोका और बाहर निकली। कार के पास खड़ा मन्नू इस कार को आया पाकर हड़बड़ाया। मोना चौधरी उसके पास पहुंची। कौन हो तुम? यहाँ पर कोई नेपाली जैसा दिखने वाला है? नेपाली जैसा? मन्नू के होंठों से निकला। उसे गोरखा का ध्यान आया। क्यों पूछ रही हो, कौन हो? तभी जंगल में गोली चलने की आवाज़ आई। दोनों की निगाह जंगल की तरफ उठी। मन्नू समझ गया कि शेर सिंह ने गोरखा को ख़त्म कर दिया है, परंतु सामने खड़ी खूबसूरत युवती उसे उलझन दे रही थी कि जो आते ही उस गोरखा को पूछने लगी, क्या हो रहा है यहाँ? मोना चौधरी की चमक भरी निगाह मन्नू पर आ ठहरी। मुझे क्या मालूम? मोना चौधरी 2 कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंची और तेज़ी दिखाते हुए उसके सिर के बाल पकड़े और सिर को कार की बॉडी से टकरा दिया। वो कराता हुआ बेहोश होकर लुढ़क गया। मोना चौधरी ने जंगल में जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए कि टिटक गई। सामने से गोरखा आ रहा था। हाथ में रिवॉल्वर दमी थी। मोना चौधरी की निगाह उस पर टिक चुकी थी। उसे देखते ही गोरखा पास आ पहुंचा। नीचे पड़े मन्नू को देखा, फिर मोना चौधरी को। मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। चमक भरी आंखों से वो गोरखा को देख रही थी। कौन हो तुम? गोरखा ने कहा और रिवॉल्वर वापस कमीज़ के भीतर पैंट में फंसा ली। मोना चौधरी? कौन मोना चौधरी? ये बाद में पता चल जाएगा कि कौन मोना चौधरी। बुरे आदमी हो तुम। मोना चौधरी बराबर मुस्कुरा रही थी। बुरा? गोरखा ने सिर से पाँव तो मोना चौधरी को देखा। इतना भी बुरा नहीं कि बुरा कहा जाए, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं कि अच्छा कहा जाए। मोना चौधरी उसी लहजे में बोली। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। गोली चलने की आवाज़ सुनी तो रुक गई। इसे तुमने बेहोश किया? हाँ। कमाल की हो तुम। गोरखा के होंठ सिकुड़े। मैं बहुत कमाल की हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? गोरखा। पहले मिलिट्री में था, अब कुछ भी नहीं करते, पैसे के पीछे भागते हो। बहुत ज़रूरी है पैसा, गोरखा बोला। रिश्तेदार तो है नहीं, ऐसे में पैसा ही काम आता है। मेरा काम करो, पैसा मिलेगा। तुम हो कौन? मेरे बारे में ज़्यादा ना पूछो। मेरा काम करोगे तो तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। मेरे बारे में जाने बिना तुम मुझे काम की ऑफ़र दे रही हो, ये बहुत अजीब बात है। मैंने तुम्हारे ग्रह देख लिए हैं। तुम्हारे ग्रह मेरे हक़ में बुरे नहीं हैं। मेरे ग्रह कैसे देख लिए तुमने? गोरखा ने होंठ सिकोड़कर उसे देखा। तुम्हारे माथे की लकीर पढ़कर। मोना चौधरी मुस्कुरा रही थी। गोरखा कुछ पलों तक मोना चौधरी को सोच भरी निगाहों से देखता रहा। क्या हुआ? मोना चौधरी ने पूछा। क्या हमारी मुलाकात अजीब से ढंग से नहीं हो रही? तुम मुझसे बात करने में जल्दबाजी नहीं कर रही? गोरखा बोला। ठीक कहते हो तुम, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। शाम को ही मुझे काम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर निकल जाना है। मेरे साथी मुझे मिल नहीं रहे जिन्होंने मेरे साथ जाना था, परंतु तभी मैंने तुम्हारे ग्रह देखे। तुम मेरे काम के लिए अनुकूल हो सकते हो अगर मैं तुम पर थोड़ी सी मेहनत करूं। मेहनत? सवाल नहीं, जवाब दो। क्या मेरे साथ रहकर मेरा काम करोगे? मिलेगा क्या? जो तुम चाहो। काम क्या है? साथ रहोगे तो पता चल जाएगा। काम जाने बिना मैं तुम्हारे साथ काम करने की हामी नहीं भरूंगा। तुम किसी देश की जासूस हो सकती हो और नेपाल भारत के खिलाफ काम करने को कह सकती हो। मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, गोरखा बोला। कहीं खजाना दबा पड़ा है, उसे निकालना है। मोना चौधरी की चमक भरी निगाह गोरखा पर थी। ओह, गोरखा चौंका, फिर संभला। खबर पक्की है? मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे क्या मिलेगा? 1 करोड़। खजाने में से सिर्फ 1 करोड़? ये तो कम हुआ। तुम खजाने के हिस्सेदार नहीं हो, बल्कि सहायक के तौर पर मेरे साथ रहोगे। 1 करोड़ मेहनताना मिलेगा तुम्हें। गोरखा के चेहरे पर सोच के भाव दौड़ते दिखे। मोना चौधरी चमक भरी नज़रों से मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। क्या देख रही हो? मोना चौधरी उसे कैसे बताती कि वो उसके मस्तिष्क में हो रही खलबली को पढ़ चुकी है। उसके भीतर मौजूद महाशक्ति की शक्ति उसे हर तरह के हालातों का एहसास दिला रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने अपने काम के लिए ठीक आदमी का चुनाव किया है। इस काम में कितने दिन लगेंगे? बहुत कम। तुम्हें ज़्यादा देर इस काम के लिए मेरे साथ नहीं रहना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी की तो? मुझे तो लगता है कि चालाकी तुम मेरे साथ करने की सोच रहे हो, कहकर मोना चौधरी हौले से हंसी। गोरखा चौंका। मैं क्यों चालाकी करूँगा? ये तो वक्त बताएगा गोरखा।
चलें अब? कहाँ? मेरे घर पर। वहाँ से तैयारी करके शाम को खजाने की तरफ चल देंगे। खजाना है कहाँ? मध्य प्रदेश में। वो जगह मेरी देखी हुई नहीं है। मैं कार में बैठो। मोना चौधरी अपनी कार की तरफ बढ़ी। ये बेकार की बातें तो रास्ते में भी हो जाएंगी। गोरखा को मोना चौधरी का व्यवहार अजीब सा लगा, परंतु वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके व्यवहार में क्या अजीब है। गोरखा कार में मोना चौधरी के बगल वाली सीट पर जा बैठा। मोना चौधरी ने कार आगे बढ़ा दी। शाम ढलने के साथ साथ ही महाजन, पारसनाथ और संदीप शमशेर मध्य प्रदेश के चिंकारा गांव जा पहुंचे। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। सामने ही कुछ दूरी पर चिंकारा गांव के कच्चे पक्के मकान नजर आ रहे थे। कुछ में रोशनी होनी भी शुरू हो गई थी। कई जगह से धुआं आता नजर आ रहा था। वह रात का खाना बनाने की तैयारी की जा रही होगी। महाजन ने संदीप को देखा। यहीं आना था? हाँ, यहाँ से कुछ आगे 2-3 किलोमीटर पर जंगल शुरू हो जाता है। वो महल वहीं है? हाँ, उस जंगल में, ज़मीन के नीचे। लेकिन अब तो रात हो रही है। शमशेर क्या उठा। संदीप ने शमशेर को देखा। अंधेरे में वहाँ जाना ठीक होगा? कुछ दिखेगा उधर या यूं ही परेशान होंगे? शमशेर ने पुनः कहा। संदीप ने बेचैनी से पहलू बदल कर कहा, दिन का उजाला होता तो बेहतर होता। तो ये बात इतनी सोच कर क्यों कह रहा है? सीधा बोल। शमशेर ने उस पर से नजर हटाकर महाजन पारसनाथ को देखा। मेरे ख्याल में खाना खाकर रात नींद मारकर बिता लेते हैं, सुबह ही वहाँ पहुँच जाएंगे। खाना कहाँ मिलेगा? महाजन बोला। थोड़ा सा आगे सड़क पर ही होटल है। संदीप क्या उठा। अपने शेर को सब पता है। शमशेर ने उसके कंधे पर हाथ मारा। पारसनाथ ने कार आगे बढ़ा दी। 1-1.5 मिनट बाद ही सड़क के किनारे बना ढाबा दिखा। अंधेरा घिरने लगा था। वहाँ 2 लटकते बल्ब जल रहे थे। 7-8 चारपाइयाँ पड़ी थी। ढाबे के 2 बंदे नजर आ रहे थे। यहाँ तो रात भी बिताई जा सकती है। महाजन क्या उठा। वे उतरे और पास ही पड़ी 2 अलग अलग चारपाई पर जा बैठे। संदीप चोर निगाहों से इधर उधर देख रहा था। दरअसल उसकी निगाह सक्सेना साहब को तलाश कर रही थी, जिसने कहा था कि वो उसके पीछे ही होंगे। जाने वो कहाँ हैं। तभी एक अन्य कार वहाँ पहुँची। संदीप का दिल धड़क उठा। पीछे वाली सीट पर बैठे सक्सेना साहब को उसने देख लिया था। सक्सेना साहब, मलईदास, मदनलाल और अन्य बदमाश बाहर निकले और उन्होंने भी 2 चारपाइयाँ संभाल ली। होटल वाले पानी रखने में और ऑर्डर लेने में व्यस्त हो गए। शमशेर कह रहा था, महाजन, एक ही बात मुझे परेशान किए दे रही है। क्या? वह अदृश्य पहरेदार क्या हमें खजाने तक जाने देगा? यहाँ आप पहुँचे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। खाक पता चलना है। संदीप क्या उठा। अगर खजाने तक पहुँचा जा सकता तो मैंने वो सारा कब का समेट लेना था। कैसे समेट लेता तू? महाजन बोला। उस पर तो हमारा नाम लिखा हुआ है। संदीप चोर नज़रों से सक्सेना साहब की तरफ भी देख लेता था। वे सब इस तरह से अनजान बन रहे थे कि जैसे संदीप को जानते ही ना हो। तभी वह सूरज भाटिया कार पर पहुंचा। 2 साथी साथ थे। मलईदास को तसल्ली मिली सूरज भाटिया को करीब पाकर। वे सब चोर पे मोर बनने की चेष्टा में लगे थे। इतने ग्राहक एक साथ आने की वजह से होटल वाले पागलों की तरह भागे फिर रहे थे। 2-2.5 घंटों तक उनका खाना चलता रहा। ढाबे वालों से कहकर महाजन ने 4 चारपाई बिछवा ली थी। वे खाना खाकर हटे तो 2 ट्रक वाले वहाँ पहुँचे। आधी रात का वक्त था। संदीप की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बेचैन था कि सक्सेना साहब पीछे पीछे है। कहीं महाजन पारसनाथ को न पता चल जाए कि उसने सक्सेना साहब को खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर वो जानता कि तीसरी कार में आने वाला सूरज भाटिया भी खजाने के चक्कर में इधर आया है तो उसका बुरा हाल हो जाता चिंता से। लेटे लेटे संदीप ने ज़रा सा सिर उठाकर इधर उधर देखा। महाजन, पारसनाथ और शमशेर गहरी नींद में थे। उधर सक्सेना साहब, मलईदास, मदनलाल और साथ के आदमी भी सो रहे थे। संदीप सावधानी से उठा और उस तरफ बढ़ा जिधर मदनलाल नींद में था। ढाबे पर रोशनी हो रही थी। कुछ देर पहले ही एक ट्रक वहाँ पहुँचा था और अब ड्राइवर क्लीनर खाना खा रहे थे। मदनलाल भी जाग रहा था। संदीप को आते पाकर उठकर बैठ गया। आंखों ही आंखों में इशारे हुए और दोनों ढाबे के पीछे जंगल जैसी जगह में पहुँचे। मैं तो सोच रहा था कि रास्ता लंबा है, कहीं तुम लोग पीछा करने से ना चूक जाओ। संदीप बोला। ऐसी बात नहीं, अगर ऐसा हो भी जाता तो हमें मालूम ही था कि कहाँ पहुँचना है। संदीप चुप रहा। खजाना कितनी दूर है? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ क्यों रुके? अंधेरे में उधर जाने का खास फ़ायदा नहीं था। रात बर्बाद हो जाती और काम भी ना होता। संदीप बोला। वो तुम लोगों के साथ बूढ़ा कौन है जो कि साधु ऐसा लग रहा है? तांत्रिक मलईदास है वो। उस अदृश्य पहरेदार से निपटेगा। अब तेरा क्या इरादा है? तू बता। सक्सेना साहब के हाथ खजाना लगा तो तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। मदनलाल ने सिर हिलाया। हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। मेरे तुम्हारे साथ जो लोग हैं वो हमें ऐसा नहीं करने देंगे। उनका इंतज़ाम करना होगा। तुम सक्सेना साहब की गर्दन काटो। संदीप ने दांत भींच कर कहा। मार दूँ? वो हड़बड़ाया। हाँ, सक्सेना साहब मरेंगे तो मलईदास और साथ के चेले चपाटे आगे बढ़ने का रास्ता भूल जाएंगे। समझ गया। अभी मत मारना। तो जंगल में जब आगे जाएंगे तब मारना। यहाँ मारा तो होटल वाला पुलिस बुला लेगा। समझ गया। चिंता मत कर, खजाना हम दोनों का होगा। तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनका क्या करना है? चिंता मत कर, उनका इंतज़ाम भी सोचेंगे। सक्सेना साहब को काट पहले। वो तो कट गया समझ।
सुबह हम यहाँ से आगे जाएंगे, जंगल में, मदन लाल बोला। तभी जंगल में सक्सेना साहब का काम निपटा दूंगा, बाकी फिर बताऊंगा, जा अब। मदन लाल ने सिर हिलाया और वापस चल पड़ा। कुछ देर वही खड़ा सोचता रहा संदीप, फिर वापस आकर चारपाई पर लेट गया। सूरज भाटिया और उसके दोनों साथी कार को अंधेरे में खड़ी करके नींद ले रहे थे। एक जाग रहा था और मलिदास की पार्टी पर नज़र रख रहा था। जब मदन लाल उठकर ढाबे के पीछे गया तो नज़र रखने वाला कार से बाहर निकला, उनके पीछे गया और उन्हें बातें करते देखा था। भोर के उजाले के साथ ही सूरज भाटिया की आँख खुली तो उसके साथी ने उसे बताया कि रात को मदन लाल और संदीप, यानी कि वो दोनों रात को चुपके से आपस में मिले थे। सुनकर सूरज भाटिया की आंखें सिकुड़ी। ये तो कोई नया ही चक्कर लगता है। सूरज भाटिया ने दूर नजर आती महाजन पार्टी पर नज़र मारी। तो क्या इन लोगों का वास्ता सक्सेना साहब से है? हम तो सोच रहे थे कि वे रात भर रुकने वाले मुसाफिर हैं, उनका साथी बोला। मलाई दास ने जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बाहरी लोग बीच में कैसे आ गए? सुन, इन पर नज़र रखना। अगर ये अभी चलेगा तो कैसे नज़र रखेंगे? सूरज भाटिया चुप कर गया। तभी उसने देखा वे लोग नींद से उठना शुरू हो गए। मलाई दास और सक्सेना साहब पर ही नज़र रखो। सूरज भाटिया को सोच कर क्या उठा। उठने के पश्चात महाजन, पारसनाथ, शमशेर और संदीप ने हाथ मुंह धोया और होटल से नाश्ता करके कार में बैठे और चल दिए। तब 7:30 बज गए थे सुबह के। सक्सेना साहब को अब चिंता न थी रास्ते की। आगे किधर जाना है वो संदीप से पूछ चुके थे। वैसे वे सब भी तैयार थे। नाश्ता कर लिया था उन्होंने। मलईदास कोने में जाने के बहाने थोड़ा चक्कर काटकर कुछ दूर मौजूद सूरज भाटिया के पास जा पहुंचा। सूरज भाटिया ने उसे आते पहले ही देख लिया था। कहिए तांत्रिक साहब, सूरज भाटिया ने मुस्कुराकर कहा। सब ठीक तो है? मलईदास ने पूछा। ठीक क्यों ना होगा, हम उस जगह के पास ही हैं जहाँ खजाना है, मलईदास बोला। ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई ख़ास बात? सक्सेना को वो खजाना नहीं लेने देना है, जब ठीक समझो उसे रास्ते से हटा देना। सूरज भाटिया ने सहमति से सिर हिलाया। उसके साथियों को मार देना या जो मन में आए करना, चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विश्वास है मुझे तुम पर, तुम हमेशा मेरे काम आए हो। सब काम ठीक से करना, चलता हूँ। मलाईदास जैसे आया था वैसे ही चला गया। सूरज भाटिया कड़वी निगाहों से उसे जाते देखता रहा। तो खजाने का चक्कर है, उसका साथी बोला। हाँ, लेकिन सारा माल हम लेंगे, सूरज भाटिया ने शब्दों को चबाकर कहा। यही तो मैं कहने वाला था। बेवकूफ़ समझता है मलईदास मुझे। जरा सा मुझे देकर सारा खजाना खुद हड़प लेगा, हरामी कहीं का। क्या पता वहाँ खजाना हो ही नहीं, दूसरा साथी कह उठा। ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर होगा तो वो सिर्फ मैं ही लूँगा, सूरज भाटिया ने दांत भींचकर कहा। जंगल का थोड़ा सा रास्ता कार पर उन्होंने कठिनता से पार किया। बीच में कहीं पेड़ तो कहीं झाड़ियाँ थी, कहीं ज़मीन में गड्ढा बना हुआ था तो कहीं से ज़मीन ऊपर उठी हुई थी। संदीप ने कहा भी कि वो गाड़ी को जंगल में ही छोड़ देते हैं, यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं, परंतु पारसनाथ ने उसकी बात की तरफ ध्यान न दिया। कुछ देर बाद वे जंगल में एक ऐसे हिस्से पर पहुँचे जो कि ज़मीन से 10-20 तो कहीं 25 फीट ऊपर उठा हुआ था। उस पर भी जगह जगह पेड़ लगे नजर आ रहे थे और उस उठी ज़मीन से कहीं कहीं से पक्की लाल दीवारें जो कि मिट्टी से दबी हुई थी नजर आ रही थी। रोको, हम आ पहुँचे, संदीप बोला। पारसनाथ ने कार रोक दी। कहाँ है वो महल? महाजन ने आसपास देखते हुए कहा। हम महल के ऊपर ही मौजूद हैं, संदीप दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर निकलता क्या उठा। ये जो दूर तक जा रही पहाड़ी देख रहे हो, ये महल ही है, जो कि 700 वर्षों से धूल में दफन होता गुम होता चला गया। कहीं कहीं से दीवारों के पत्थर झलक रहे हैं। महल के ऊपर टिकी मिट्टी इतनी मजबूत हो गई है कि उस पर बड़े बड़े विशाल पेड़ खड़े हैं। ओह! महाजन, शमशेर और पारसनाथ भी कार से बाहर निकले। जंगल का खामोशी भरा माहौल था वहाँ। हवा रुकी हुई थी, जिसकी वजह से पेड़ों के पत्ते ठहरे हुए थे। सूर्य की सुबह की मध्यम सी लकीरें पेड़ों से छनकर कहीं कहीं ज़मीन पर पड़ रही थी। अभी गर्मी ना महसूस हो रही थी, साधारण मौसम था। शमशेर ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया, फिर संदीप को देखा। वो रास्ता कहाँ है जहाँ से तुम महल के भीतर प्रवेश कर गए थे? उधर। कार साथ ले चलते हैं, संदीप बोला। डिग्गी में सामान पड़ा है जिसे हमने साथ ले जाना है, नहीं तो सामान हमें उठाकर ले जाना होगा। वे कार के साथ आगे बढ़ गए। कुछ मिनटों के पश्चात संदीप के कहने पर कार रोकी गई। तीनों बाहर निकले। आओ, संदीप आगे बढ़ता क्या उठा। सामने है वो जगह जहाँ से लाल पत्थर दिख रहा है। चारों वहाँ पहुँचे। यह महल की बाहरी दीवार है, संदीप बोला। यहाँ से गुप्त रास्ता खजाने की तरफ जाता होगा, जिसका कि तब किसी को पता ना होगा, और इस रास्ते को छिपाने के लिए यहाँ पर महल वालों ने अवश्य कुछ बना रखा होगा। संदीप की आवाज़ में उत्तेजना भर आई थी। मैंने तो यूं ही दीवार के साथ साथ खुदाई शुरू करवाई और अचानक ही गुप्त रास्ता व सीढ़ियाँ नजर आ गई। अब कहाँ हैं सीढ़ियाँ? यहाँ। जब यहाँ से चला तो ऊपर मिट्टी डाल दी थी कि कोई इधर आ भी जाए तो रास्ता न देख सके। संदीप ने दोनों के चेहरों पर निगाह मारकर कहा। डिग्गी में खुदाल फावड़ा रखा है, उससे हम यहाँ की मिट्टी हटाकर महल में प्रवेश करने का रास्ता निकाल लेंगे और जल्दी खजाने तक पहुँच जाएंगे। सामान निकाल डिग्गी से, कहते हुए महाजन डिग्गी की तरफ बढ़ा।
काफ़ी दूर छिपे सक्सेना साहब मलईदास के साथ महाजन पारसनाथ और संदीप की हरकतें देख रहे थे। बारी बारी वे खुदाई कर रहे थे, मिट्टी को दूर फेंक रहे थे। क्या कर रहे हैं ये? मेरा खजाना निकाल रहे हैं, सक्सेना साहब फौरन बोला। तुम्हारा? मलईदास ने गर्दन घुमाकर उसे घूरा। हाँ, मैं राजा के वंश का हूँ। ये ज़मीन में दबा महल हमारा ही है और इसमें पड़ा खजाना भी। अब वक्त आ गया है खजाने को निकालने का। तो इन लोगों को भी पता लग गया होगा। खजाना चोरी करने आ पहुँचे ये लोग। सक्सेना साहब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इन्हें कैसे पता चला खजाने का? वो पीली कमीज़ वाला पहले मेरा ही आदमी था, सक्सेना साहब ने कहा। पीली कमीज़ संदीप ने पहन रखी थी। मेरे से खजाने के बारे में जानने के पश्चात दो आदमी कहीं पे इकट्ठे किए और खजाने को पाने के लिए आ गया। देख लो, तुम्हारे सामने ही है तांत्रिक साहब। ये तो बहुत बुरी बात है। मलईदास ने सिर हिलाया। वैसे आपके पूर्वज थे कौन? इन बातों को छोड़ो, तुमने अपनी तैयारी कर ली? सक्सेना साहब ने पूछा। कैसी तैयारी? उस अदृश्य पहरेदार से निपटने की। उसकी फिक्र मत करो सक्सेना साहब, मैं उसे चुटकियों में भगा दूंगा, मलईदास बोला। लेकिन इनका क्या करना है जो रास्ता बनाकर खजाने तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं? इनका इंतज़ाम तो मैं मिनटों में कर दूंगा। सक्सेना। मलईदास मुस्कुराया और क्या उठा। कितना माल होगा खजाने में? बहुत, सक्सेना साहब ने कहा। मेरे पास खजाने के सामान की लिस्ट है जो पुरखों ने तैयार कर रखी है। दिखाना तो। यहाँ थोड़े ना है, शहर के बंगले पर रखी हुई है। उस खजाने को मेरे से शुद्ध करा लेना, मलईदास ने कहा। शुद्ध? सक्सेना साहब ने उसे देखा। हाँ, बरसों से यहाँ पड़ा है खजाना, महल दफन हो चुका है। ऐसे में खजाने पर कई बुरी छायाओं ने आकर विश्राम किया होगा और जाते जाते अपना बुरा प्रभाव छोड़ जाती है। ऐसे में जब कोई खजाने को इस्तेमाल करता है तो बुरा प्रभाव उस व्यक्ति में प्रवेश करके उसकी जान ले लेता है। ऐसा होता है? हाँ, तभी तो कह रहा हूँ। तुम बुरा प्रभाव कैसे ठीक करोगे? छोटा सा यज्ञ कराना होगा। खास प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करना होगा जिससे खजाने पर पड़ा बुरी छायाओं का असर समाप्त हो जाएगा और खजाना शुद्ध हो जाएगा। तुम तो बहुत विद्वान हो मलईदास। विद्वान हूँ तभी तो तुम अपनी मुसीबत दूर कराने मेरे पास आए। दोनों अपनी बातों में एक दूसरे को जला रहे थे। तभी मदन लाल पास पहुँचा। सेठ जी, वो बोला, इधर आएंगे ज़रा? क्यों? कुछ बात करनी है आपके साथ। तांत्रिक, मैं आया अभी, सक्सेना उठते हुए बोला। मलईदास ने सिर हिलाया। सक्सेना साहब उठे और मदन लाल के साथ एक तरफ बढ़ गए। हर तरफ जंगल था। मलईदास ने उन्हें जाते देखा। यह पक्का मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मलईदास बड़बड़ा उठा। उन्हें जाते देखता रहा जो कि सामने के पेड़ों में गुम हो रहे थे। फौरन मलईदास उठा। उसने कुछ दूर पेड़ों के साथ बैठे अन्य दोनों व्यक्तियों पर नज़र मारी, फिर दबे पाँव वो मदन लाल और सक्सेना साहब की तरफ पेड़ों की ओर लेते बढ़ गया। क्या बात है मदन? सक्सेना साहब ने पूछा। सेठ जी, थोड़ा आगे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलते चलते मदन लाल बोला। क्यों? आइए तो सही। कुछ कदम वे और आगे गए। रुक गए सक्सेना साहब। मदन लाल भी ठिठका। बहुत हो गया, अब बोल क्या बात? थोड़ा सा तो आगे और चलिए। नहीं, यहीं पर पता की क्या बात है। मदन लाल ने इधर उधर नजरें घुमाई। मलईदास उसे इसी तरफ छिपता छिपाता दिखाई दिया। मदन लाल ने मलईदास के पीछे आने की परवाह नहीं की। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। मदन लाल ने मुंह आगे करके धीमे स्वर में कहा। अब क्या कहा ये तो नहीं पता। क्या? सक्सेना साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। मदन लाल मुस्कुराया। सच कह रहा है? आपकी कसम, मैं क्या झूठ बोलूँगा? दिखा किधर? सक्सेना साहब के चेहरे पर लालच की छाप नजर आने लगी। आइए, दोनों आगे बढ़े। मदन लाल ने छिपी नज़रों से जहर भरे अंदाज में सक्सेना साहब को देखा। उधर बिखरे खजाने में क्या क्या चीज़ें हैं? वो सब कुछ जो खजाने में होता है। हीरे जवाहरात सोना। सक्सेना साहब ने जल्दी से कहा। ढेर सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ों के तो मुझे नाम भी नहीं पता। तूने कब देखा खजाने को? कुछ देर पहले मैं इधर निकल आया था, जब आप मलईदास के साथ संदीप की तरफ नज़र रख रहे थे। मैंने देखा वहाँ बिखरा खजाना तो भागा भागा आपके पास आ गया। अच्छा किया। मदन लाल को लगा कि वो यहाँ से कुछ दूर आ गया है। सक्सेना साहब के बाकी आदमी उसे नहीं देख रहे होंगे। पीछे आ रहे मलईदास की उसे परवाह नहीं थी। चलते चलते मदन लाल ने जेब से सावधानी से चाकू निकाला और चुपके से उसे खोल लिया। सक्सेना साहब को तो हवा भी नहीं थी कि वो क्या करने का इरादा रखता है। अगले ही पल मदन लाल ने फुर्ती दिखाई और बाईं बाह से सक्सेना साहब को लपेटते हुए हथेली उसके होठों पर टिका दी कि वो चीखे नहीं, और अगले ही पल दाएं हाथ में दबे चाकू का वार सक्सेना साहब के ठीक दिल वाले हिस्से पर किया। चाकू मूठ तक दिल को चीरता हुआ भीतर धंसता चला गया। सक्सेना साहब के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभरे और आंखें फैल गई। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शरीर ढीला पड़ने लगा। मदन लाल ने उसके होंठों से हथेली हटाकर उसे मुक्त किया तो वो नीचे जा गिरा। सक्सेना साहब चंद पलों में ही मर गए थे। मदन लाल ने दांत भींचे नजर घुमाई। 20 कदम दूर पेड़ की आड़ में छिपा मलईदास सिर आगे किए घबराया सा देख रहा था। इधर आ। मदन लाल ने शांत स्वर में उसे पास बुलाया। मलईदास पेड़ के पीछे से तो निकल आया परंतु आगे नहीं बढ़ा। वो डरा हुआ था। आ जा, मुझसे डर मत, मदन लाल ने ऊंचे स्वर में कहा।
तेरे फ़ायदे के लिए इसे मारा है। मेरे फ़ायदे के लिए? उसकी हड़बड़ाई सी आवाज़ मदन लाल ने सुनी। इधर आएगा तो बात होगी, वहीं खड़ा रहेगा तो बात कैसे होगी? कहने के साथ ही मदन लाल एक कदम आगे बढ़कर नीचे मरे पड़े सक्सेना साहब के शरीर पर झुका और उसके दिल में धंसे चाकू को मूठ से पकड़कर खींचा और खून से डूबे फल को उसकी कमीज से साफ करने लगा। मलईदास 6 कदम दूर आकर ठिठक गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सक्सेना साहब का काम हो गया है। मैंने इसे मारकर बहुत अच्छा किया मलईदास। मदन लाल बोल मुस्कुराया। चाकू थामे सीधा खड़ा हुआ। कैसे? यह हम सबको मार देना चाहता था। मदन लाल मुस्कुराया। जब यहाँ पहुँचे तो इसने मेरे कान में कहा कि मलईदास बहुत हरामी है, मौका मिलते ही इसे ख़त्म कर देना। मलईदास चौंका। मुझे मारने को कहा? उसके होंठों से निकला। हाँ, लेकिन मैं इसकी नीयत पहचान गया था। ये तेरे को नहीं, मेरे को भी ख़त्म कर देना चाहता था। वो क्यों? ताकि सारा खजाना खुद ले ले। ओह, फिर तो अच्छा किया जो इसे मार दिया। मलईदास ने सिर हिलाया। अब खजाना कैसे बटेगा? तेरा मेरा आधा आधा। मलईदास का चेहरा मुस्कान से फैल गया। खुश हो गया पट्टा? मदन लाल खुलकर मुस्कुराया, उसकी तरफ बढ़ा। तू बहुत बढ़िया बंदा है। मंत्रों से मैं तेरे को शुद्ध कर दूंगा, तुझ पर बुरी आत्मा का साया नहीं आएगा। मदन लाल के सामने पहुंचकर ठिठका। आंखों में मौत भरी चमक आ गई थी। अगर तूने अपने को शुद्ध कर लिया होता तो मेरा बुरा साया तुझे न घेरता तांत्रिक। क्या मतलब? अगले ही पल मदन लाल का चाकू वाला हाथ घूमा और चाकू उसके पेट में घुस गया। चाकू की मूठ थामे मदन लाल ने दांत भींचकर ऊपर को झटका दिया तो 4 इंच पेट कट गया। 70 बरस के बूढ़े के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बार था। मलईदास के प्राण पखेड़ू उड़ गए। वो डंडे की तरह नीचे जा गिरा। चेहरे पर मौत समेटे मदन लाल ने उसके पेट में धंसा चाकू निकाला और फिर उसके कपड़ों से साफ करके बंद किया और उसे जेब में डाला। वो निश्चिंत नजर आ रहा था। सक्सेना साहब और मलईदास को रास्ते से हटा दिया था। उधर संदीप, महाजन और पारसनाथ को रास्ते से हटा देगा, सारे कांटे छट जाएंगे। तब आधा खजाना उसका, आधा संदीप का होगा। खूब मार दिया। इन शब्दों को सुनते ही मदन लाल चौंक कर आवाज़ की तरफ घूमा। 10 कदमों की दूरी पर खड़ा सूरज भाटिया मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। कौन हो तुम? मदन लाल के दांत भिज गए। सूरज भाटिया, मलईदास के कहने पर पीछे हूँ। वो तुम सबको खत्म करके खजाना खुद पा लेना चाहता था। फिर तो अच्छा किया इसे मारकर। मदन लाल गुर्रा उठा। इसकी मौत का मुझे कोई दुख नहीं। सूरज भाटिया मुस्कुराया। पाखंडी तांत्रिक था ये। मैं तो किराए पर इसके लिए काम कर रहा था। मर गया तो मर गया। तू बता किस फेर में है? फेर? इन दोनों को मारकर कौन सा तीर चलाने की कोशिश कर रहा है, बता तो। मदन लाल दांत पीछे उसे देखता रहा। नाराज़ क्यों होता है? सूरज भाटिया पुनः बोला। जब तू महाजन वाली पार्टी के एक आदमी से मिला था, मैं तो तभी समझ गया था कि किसी चक्कर में। मेरे साथ दोस्ती कर ले, सब बता दे मुझे। हम दोनों एक होकर खजाने पर हाथ मार सकते हैं। मदन लाल उसे देखता रहा। तुम्हारे बाकी साथी मेरे आदमियों ने मार दिए हैं। वैसे भी तू अकेला है अब। मदन लाल गहरी सांस लेकर रह गया। ऐसे हालातों में सूरज भाटिया से मिलकर आगे बढ़ने में उसे बुराई नज़र न आई। इनकार करने की स्थिति में भी नहीं था। कितने आदमी है तेरे साथ? मदन लाल ने पूछा। 2 पक्के भरोसे के। तू धोखा तो नहीं देगा? पागल है क्या? सूरज भाटिया मुस्कुराया। दोस्तों को भला धोखा दिया जाता है? और मदन लाल ने अपने और संदीप के बारे में सब बता दिया कि वो किस फेर में है। मिट्टी हट गई थी। नीचे जाती सीढ़ी दिखाई दी उन्हें। मिल गई सीढ़ी। संदीप की आवाज़ खुशी से कांप उठी। सीढ़ियों की झलक पाते ही पारसनाथ अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा था। उसके होंठ सिकुड़ गए थे। महाजन ठगा सा सीढ़ी को देखने लगा था। इस पर से मिट्टी हटाओ, पारसनाथ बोला। सीढ़ियों पर पाँव रखने की जगह तो बने। महाजन और संदीप मिट्टी साफ करने में व्यस्त हो गए। शमशेर के चेहरे पर सोच के भाव थे। आधे घंटे बाद सीढ़ियाँ इस हद तक साफ हो गईं कि वे पाँव रखकर नीचे जा सके। आओ। महाजन ने गर्दन घुमाकर पारसनाथ को देखा। पारसनाथ मुस्कुराया और बोला। संदीप की हर बात सही निकल रही है। महाजन ने सिर हिलाया। अदृश्य पहरेदार वाली बात भी सही होगी। पारसनाथ ने कहा। उसका क्या करेगा? भीतर चलकर देखते हैं, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। तो क्या अब तक तुम लोग मेरी बात को झूठ मान रहे थे? झूठ नहीं मानी तेरी बात, शमशेर क्या उठा। लेकिन जब देखें ना, विश्वास नहीं होता ना। संदीप गहरी सांस लेकर रह गया। पारसनाथ आगे बढ़ा और सीढ़ी पर पाँव रखते हुए सावधानी से नीचे उतरने लगा। पीछे महाजन था। मैं नहीं आऊँगा भीतर, संदीप क्या उठा। वे ठिठके। क्यों? महाजन ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। तुम लोग पहले उस अदृश्य पहरेदार का सामना करो, उसका इंतज़ाम करो। लेकिन तेरे को भी तो भीतर चलना है, शमशेर ने कहा। रास्ता तो तेरे को दिखाना है। सीधा रास्ता है। साले चलता है कि गले में रस्सा डालकर ले चलूं? संदीप समझ गया कि उसे साथ जाना ही पड़ेगा, जबकि वह अदृश्य पहरेदार के खौफ की वजह से भीतर नहीं जाना चाहता था।
किधर भाग रहा है? शमशेर गुस्से से बोला। आ रहा हूँ, संदीप ने उसी लहजे में कहा। भीतर अंधेरा है, डिग्गी से टॉर्च तो निकाल लूँ? शमशेर उसे घूरता रहा। संदीप 4 टॉर्चें निकाल लाया। उसके बाद उनका सफ़र सीढ़ियाँ उतरने का फिर शुरू हुआ। टॉर्चें रोशन करके हाथों में थामे वे सीढ़ियाँ उतरते चले गए। तभी महाजन बोला, ऊपर का रास्ता खुला ही रहेगा क्या? ऊपर है ही कौन, जवाब दिया संदीप ने। वे आगे बढ़ते रहे। चंद पलों में सीढ़ियाँ समाप्त हो गईं तो टॉर्च की रोशनी में वो आगे बढ़ने लगे। तंग रास्ता था जो कि 8-10 मिनट में ख़त्म हो गया। सामने तिराहा आ गया। एक रास्ता सीधा जा रहा था और 2 रास्ते दाएं बाएं। सीधा जाना है? महाजन ने पूछा। हाँ, पीछे मौजूद संदीप ने जवाब दिया। ये दाएं बाएं वाले रास्ते किधर जाते हैं? पारसनाथ ने पूछा। मालूम नहीं, यहाँ का गुप्त अंधेरा देखकर मुझे घबराहट सी हो रही है, शमशेर बोला। अभी तो आगे मामा मिलेगा, वो पहरेदार, संदीप ने कड़वे स्वर में कहा। ये बात उससे कहना। फिर वो सब सीधे वाले रास्ते पर टॉर्च रोशन किए आगे बढ़ने लगे। रात के 12 बज रहे थे। गोरखा कार चला रहा था और मोना चौधरी उसकी बगल में बैठी थी। कार तेज़ी से दौड़ी जा रही थी। उन्होंने शाम को चलना था, परंतु कार में खराबी आ जाने की वजह से चलने में देर हो गई थी। रात 10 बजे कार ठीक हुई। उसके बाद उन्होंने डिनर किया और वहाँ से चल पड़े थे। तुमने शादी नहीं की? एकाएक गोरखा ने पूछा। की। मोना चौधरी के होठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी। पति किधर है? 3 बार की, तीनों बार पति मर गया। क्यों? मेरे ग्रह में ही कुछ ऐसा कुछ है, जो मुझसे शादी करेगा वो मर जाएगा। ओह, एक बात कहूँ? मोना चौधरी ने प्यार से कहा। क्या? तुम मुझे पसंद आने लगे हो। तो? गोरखा उखड़ा। विचार कर रही हूँ कि तुमसे शादी कर लूँ तो कैसा रहेगा। अभी मैं अपनी ज़िंदगी से इतना तंग नहीं हुआ कि मरने के वास्ते तुमसे शादी कर लूँ। डरते हो? मोना चौधरी हंसी। हाँ, बहुत बड़ा डरपोक हूँ मैं, कड़वे स्वर में क्या उठा गोरखा। तुम तो खामखा ही डर रहे हो सकता है मुझसे शादी करके तुम जिंदा ही रहो। किसी और से प्यार करूँगा, मुझसे नहीं करोगे? कभी नहीं। मर्जी तुम्हारी। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। मैं भी क्या करूँ? मेरे ग्रह ही ऐसे हैं कि मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो 3 रातों के भीतर ही मर जाता है। हर बार ही ऐसा हुआ। तो शादी करने की भी ज़रूरत नहीं। तो मैं प्यार करो और मर जाओ? गर्दन घुमाकर गोरखा ने उसे घूरा। हाँ, पता नहीं तुम सच कह रही हो या झूठ, लेकिन इतना तो पक्का है कि मैं तुमसे 2 हाथ दूर ही रहूँगा। तुम तो डर गए। इसे डरना नहीं कहते, सावधानी कहते हैं। ये जुदा बात है कि मुझे तुम्हारी बात पर अभी भी यकीन नहीं। मुझसे शादी कर लो, यकीन आ जाएगा। मोना चौधरी मुस्कुराई। मेहरबानी, मैं कमा रही भला। कार तेज़ी से दौड़ी जा रही थी। हेडलाइट में सामने की सड़क चमक रही थी। वो खजाना, उसके बारे में बात करो, एकाएक गोरखा ने कहा। मोना चौधरी ने चमक भरी आंखों से उसे देखा। क्या बात करूं? कुछ भी। खजाने के बारे में बात करके मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें खजाने के बारे में कैसे पता चला? किसी ने बताया था। किसने? था कोई? मतलब कि मर गया? हाँ, उसने मुझसे प्यार किया था। कुछ घंटे मेरे साथ प्यार में बिताए। वो नहीं जानता था कि ये बात कि मुझसे प्यार करके वो ज़िंदा नहीं रह सकेगा। मर गया वो। मोना चौधरी मुस्कुराई। तुम तो उसे ये बात बता सकती थी। क्यों बताती मैं तो खुद चाहती थी कि वो मर जाए। खजाने वाली बात वो किसी दूसरे को ना बता सके। गोरखा ने गर्दन घुमाकर उसे घूरा, फिर सामने देखते कह उठा। तुम्हारे ग्रह कैसे हैं मैं नहीं जानता। खजाने वाली बात कहाँ तक सच है पता नहीं, लेकिन ये बात तो पक्की कह सकता हूँ कि तुम नंबरी हरामी हो, कम नहीं। सच? हंसी मोना चौधरी। पहली बात तो यह है कि तुम लाख खूबसूरत सही, परंतु तुम्हें हाथ लगाने का मेरा ज़रा भी इरादा नहीं, क्योंकि जहाँ पर नोट होते हैं वहाँ मैं किसी तरह की गड़बड़ नहीं करता। गोरखा ने कड़वे स्वर में कहा। इसलिए अपने ग्रहों को तुम संभाल कर रखो, किसी दूसरे को दिखाने डराने के काम आएंगे। खूब। मोना चौधरी हंस पड़ी। दूसरी बात यह कि तुम्हें खजाने के बारे में कैसे पता चला? बेशक ये बात मुझे मत बताओ, लेकिन इस तरह किसी की बातों में जान मत लो कि वो मर गया है। समझदार हो। तुमने चुनकर मुझ पे हाथ मारा है। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम काबिल आदमी हो, तभी तो तुम्हें साथ लिया। कैसे जानती हो कि मैं काबिल आदमी हूँ, जबकि हम पहले कभी नहीं मिले? मुझे अंदर से आवाज़ आ गई थी। तुम फिर मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया। गोरखा ने मोना चौधरी को देखा, फिर सामने देखने लगा। कार तेज़ी से दौड़ रही थी। तुम्हारा नाम मोना चौधरी है? हाँ। लेकिन हो कौन तुम? मोना चौधरी, इश्तिहारी मुजरिम मोना चौधरी। इश्तिहारी मुजरिम? किसी भी पुलिस थाने से तुम मेरे बारे में जान सकते हो। पुलिस वालों से मेरा पुराना रिश्ता है। तुम्हारी इस बात को मैं सच मान सकता हूँ, गोरखा ने सिर हिलाकर कहा। क्यों? क्या ये बात मैं झूठ नहीं कह सकती? तुम्हारी आवाज़ में सच्चाई झलकती है। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी मुझे लग रहा था कि तुम साधारण युवतियों जैसी नहीं हो, कुछ है तुम में।
मोना चौधरी खामोश रही। तुम्हारी आंखों में बहुत तेज चमक है, साधारण तरह की आंखें नहीं लगती तुम्हारी। मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, जो है तुम्हारे सामने, मोना चौधरी ने लापरवाही से कहा। गोरखा ने सिर हिलाया। कुछ पल कार में शांति रही। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम 1 करोड़ की रकम जो मुझे दे रही हो वो कम है? गोरखा क्या उठा। मैंने सोचा कई बार इस बारे में, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें 1 करोड़ भी ज़्यादा दे रही हो। गोरखा गहरी सांस लेकर रह गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। जबकि गोरखा सोच रहा था कि एक बार खजाने के पास पहुंच जाए, फिर मोना चौधरी को ख़त्म करके सारा खजाना खुद ले लेगा। कार दौड़ी जा रही थी। धूल से अटी कार अगले दिन सुबह 9 बजे उसी होटल पर जा रुकी जहां रात बाकी लोग भी रुके थे। मोना चौधरी के कहने पर गोरखा ने वहां कार रोकी थी। यहाँ कहाँ? गोरखा ने पूछा। हम आ पहुँचे हैं। खूब। गोरखा का नींद से भरा थका चेहरा खेल उठा। एक रात के सफ़र के बाद हम खजाने के पास पहुंच गए, मतलब कि मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार। मोना चौधरी कार से बाहर निकली। गोरखा भी बाहर निकलकर उसके पास आ खड़ा हुआ। कहाँ है खजाना? यहाँ से 10-20 मिनट का रास्ता है। फिर तो हमें वहीं पहुंचकर रुकना चाहिए। रात भर के जगह थके हैं, चाय पी ली जाए। वे आगे बढ़े और वहाँ पड़ी चारपाइयों पर जा बैठे। होटल का छोकरा आया तो उसे चाय के लिए बोल दिया। नींद लेना चाहो तो ले लो, मोना चौधरी बोली। कोई दिक्कत नहीं, गोरखा मुस्कुराया। मैं अभी दिन भर ठीक तरह काम कर सकता हूँ। मोना चौधरी ने जवाब में कुछ न कहा। चाय आ गई तो वे चाय पीने लगे। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें खजाने के बारे में कैसे पता चला? गोरखा ने पूछा। क्या ज़रूरत है तुम्हें ये बात जानने की? मालूम हो जाएगा तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। बिना तसल्ली के ही काम चलाओ। गोरखा ने उसे घूरा, फिर मुंह घुमाकर चाय का घूंट भरा। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? एकाएक गोरखा ने पूछा। कुछ नहीं। मोना चौधरी की आंखों में तीव्र चमक लहराने लगी। इस तरह अनजान आदमी को दौलत के मामले में साथ लिए फिरना ठीक नहीं होता। मैं तुम्हारे ग्रह पढ़ चुकी हूँ, तुम मेरे लिए अनजान नहीं हो। क्या पढ़ा मेरे ग्रहों में? यही कि तुम मेरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मोना चौधरी की आंखों में शीशे ऐसी चमक विद्यमान थी। हिम्मती आदमियों, मेरे लिए यही जानना बहुत है। और गोरखा सोच रहा था कि एक बार मुझे मौका मिले तो इसे गोली मारकर सारा खजाना लेकर निकल जाऊंगा। वो खजाना देख लेना चाहता था। तुम अजीब सी हो, जवाब में गोरखा ने ये शब्द कहे। दोनों ने चाय समाप्त की, पैसे देकर कार में बैठे और सड़क छोड़कर एक तरफ नजर आ रहे जंगल में बढ़ गए। जंगल में खजाना? हाँ। इस बार कार मोना चौधरी ड्राइव कर रही थी। उसकी आंखें किसी चमकीले कांच की तरह चमक रही थीं। पेड़ों के बीच में से रास्ता बनाती वो कार आगे बढ़ाई जा रही थी। गोरखा उन रास्तों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। कभी कभार मोना चौधरी को भी देख लेता था। दूसरी तरफ नज़र पड़ते ही गोरखा के होठों से निकला। रोको। क्या हुआ? मोना चौधरी ने पूछते हुए कार रोक दी। वहाँ कोई है। गोरखा ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर आगे बढ़ गया। वो सक्सेना साहब की लाश थी, परंतु वहाँ पहुँचने पर उसने मलई दास की दूसरी लाश देखी। गोरखा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। उसने नीचे झुकते हुए दोनों लाशों को चेक किया। लाशें घर में। मेरे ख्याल में 10-20 मिनट हुए इन्हें मारा गया है। मोना चौधरी की निगाह आसपास गई। हर तरफ गहरा जंगल ही नजर आ रहा था। यहाँ पास में अवश्य किसी को होना चाहिए, गोरखा ने सतर्क स्वर में कहा। यहाँ से हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे, मोना चौधरी बोली। दोनों जंगल में नजरें दौड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। कितनी देर का रास्ता है? गोरखा ने पूछा। पहुँच ही चुके समझो। मोना चौधरी सामने नजर आ रही उठी हुई जंगली ज़मीन को देखती क्या उठी। ये जो पहाड़ी जैसी ज़मीन उठी नज़र आ रही है, उस पर जंगल उगा हुआ, यहीं पर जाना है। ओह, यह दरअसल पहाड़ी नहीं, ज़मीन में छिप चुका बहुत बड़ा महल है। महल? गोरखा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। हाँ। मोना चौधरी की आंखें शीशे की तरह चमक रही थीं। इसी ज़मीन में फंसे महल में खजाना है? हाँ। किसका महल है ये? राजकुमारी गिरगिट का। वो कौन है? मोना चौधरी ने चलते चलते गोरखा को देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं ही राजकुमारी गिरगिट हूँ तो तुम मान लोगे? कभी नहीं। तब तो इस बारे में तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। एकाएक गोरखा ठिठका। मोना चौधरी की नज़र भी उधर गई तो वो भी रुक गई। 2-3 लोग कुछ दूरी पर नीचे पड़े दिखाई दे रहे थे। वे जल्दी से उनके पास पहुंचे तो पता चला कि वे लाशें हैं। 3 लाशें थी वो। ये तीनों सक्सेना साहब के आदमी थे जिन्हें सूरज भाटिया ने ख़त्म कर दिया था। गोरखा और मोना चौधरी की नज़रें मिली। मेरे ख्याल में कुछ देर पहले ही यहाँ ये सब खून खराबा हुआ है, गोरखा बोला। क्यों? शायद उसी खजाने को पाने के लिए जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। असंभव। उस खजाने का किसी को कुछ पता नहीं। गोरखा ने कुछ नहीं कहा। दोनों की निगाह जंगल में हर तरफ घूम रही थी। यहाँ हमें भी खतरा हो सकता है, गोरखा बोला। जाने कैसे लोग यहाँ पर पास ही कहीं हैं। उन्हें कोई न दिखा। गोरखा और मोना चौधरी आगे बढ़ गए। मोना चौधरी की आंखें कांच की भांति चमक रही थीं। वो कुछ ही देर में किले की उस दीवार के पास पहुंची जहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ नजर आ रही थीं। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। उस खजाने की तरफ कोई गया है। ओह, क्या पता जो भीतर गया है वो खजाना लेकर चला भी गया हो। गोरखा क्या उठा। उधर ताज़ी लाशें पड़ी हैं, कुछ पहले ही वहाँ हत्याएं हुई हैं।
एकाएक मोना चौधरी के मस्तिष्क में महाजन, पारसनाथ, शमशेर और संदीप के चेहरे चमके और दूसरे ही पल उसके चेहरे पर राहत के भाव दिखे। आओ गोरखा, हमें भीतर चलना है, बाहर खतरा हो सकता है। गोरखा हर तरफ नजरें दौड़ाता क्या उठा। मोना चौधरी ने उसे देखा। हम दोनों भीतर गए, पीछे से कोई मुसीबत आ गई तो परेशानी आ जाएगी। तो तुम पहरे के तौर पर बाहर रहना चाहते हो? बेहतर यही होगा। मर्जी तुम्हारी, मैं भीतर जाती हूँ। ऐसा ना हो कि तुम खजाना लेकर किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ। और फिक्र मत करो, सब रास्ते बंद हो चुके हैं यहाँ के, सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। तुम्हें कैसे पता? गोरखा ने मोना चौधरी को देखा। जवाब में मोना चौधरी मुस्कुराई और आगे बढ़कर सीढ़ियाँ उतरने लगी। जल्दी आना वापस, गोरखा बोला। हाँ। सीढ़ियाँ उतरती मोना चौधरी उसकी निगाहों से ओझल हो गई। गोरखा की निगाह हर तरफ गई, कोई नजर ना आया, परंतु कोई उसे देख रहा था। गोरखा को देखने वाले थे सूरज भाटिया, मदन लाल और दोनों साथी, जो यहाँ तक सूरज भाटिया के साथ आए थे। वे कुछ दूरी पर पेड़ों की ओट में मौजूद रहकर इधरी नज़र रख रहे थे। वो कोई युवती भीतर गई है, सूरज भाटिया बोला। जाने दो, वो लोग खजाना ले लेंगे, लेकर तो यहीं से बाहर निकलेंगे। वो क्यों बाहर खड़ा रह गया? पहरेदारी के लिए खड़ा होगा, मदन लाल ने लापरवाही से कहा। हम क्या भीतर नहीं जा सकते? सूरज भाटिया ने बेचैनी से कहा। भीतर जाने में खतरा है, वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो खजाने पर पहरा दे रही है, वो सबको मार भी सकती है। ऐसा हुआ तो हम जिंदा बचे रह जाएंगे, मदन लाल ने कहा। बेचैन मत हो, संदीप भीतर गया हुआ है, वो मेरे साथ है। खजाना हाथ लगते ही वो सबको खत्म कर देगा। सूरज भाटिया ने मदन लाल को देखकर कहा। खजाना हम दोनों में ही बटेगा, बाद में तुम कहोगे संदीप बेइज्जतदार है तो गलत होगा। इसके लिए तुम्हें संदीप को खत्म करना होगा। मामूली काम है मेरे लिए, सूरज भाटिया ने कड़वे स्वर में कहा। खजाना पाने के लिए तो मैं 10 को एक साथ मार सकता हूँ। मैं तो उस अदृश्य पहरेदार के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या वे लोग उससे निपट सकेंगे। मदन लाल बोला। वो है दरवाज़ा, संदीप एकाएक ठटकते हुए बोला। पारसनाथ, महाजन और शमशेर भी रुक गए। सपाट दीवार के 20 कदम आगे बाईं तरफ एक बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा था। यहाँ से आधा ही झलक रहा था। उन सबके हाथों में तीव्र रोशनी फेंकने वाली टॉर्चें थी। ऐसी 4 टॉर्चों में वहाँ की जगह पूरी तरह रोशन हुई पड़ी थी, परंतु उस बंद जगह पर अजीब सी सुनसानी व्याप्त थी। आगे चल, शमशेर बोला। यहाँ क्यों रुक गया? नहीं, संदीप ने लंबी लंबी सांसें ली। मैं आगे नहीं जाऊँगा, डर लगता है। कुछ भी कहो, मैं आगे नहीं जाऊँगा। संदीप के सर में जिद के भाव झलक रहे थे। कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, महाजन ने कहा और पारसनाथ के साथ आगे बढ़ गया। संदीप ने शमशेर को देखा। वही खड़ा शमशेर मुस्कुराया। तेरे को क्या हुआ? संदीप बोला। डर तो मेरे को भी लग रहा है, लेकिन जाना भी पड़ेगा। वो अदृश्य पहरेदार कैसा है देखने में? मुझे क्या पता, अदृश्य तो दिखेगा कैसे? शमशेर ने कुछ नहीं कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। महाजन और पारसनाथ के हाथों में दबी टॉर्चों की रोशनियां दरवाजे पर पड़ रही थी। सोने की मोटी परत दरवाजे पर चढ़ी थी। बेशक उस पर धूल थी, परंतु रोशनी में वो चमक रहा था। खालिस सोने का दरवाज़ा है, महाजन क्या उठा। खालिस नहीं, सोने की मोटी परत चढ़ी है दरवाजे पर, पारसनाथ बोला। इसका मतलब भीतर तगड़ा माल है, महाजन बोला। संदीप सही कह रहा है, ये दरवाज़ा तो मैं उखाड़ कर ले जाऊंगा, शमशेर बोला। मैं तो इसी से माला माल हो जाऊंगा। यानी तुम्हें खजाने में से कुछ नहीं चाहिए? महाजन ने पलट कर उसे देखा। क्यों नहीं चाहिए? शमशेर ने दांत फाड़े। ये दरवाज़ा उखाड़ ले जाने में तुम्हारा क्या जाता है? पारसनाथ ने दरवाजे को धक्का दिया। 2 पल्लों वाला बंद दरवाज़ा हिला, परंतु खुला नहीं। बहुत भारी दरवाज़ा है, पल्लों का बोझ बहुत ज़्यादा है, दोनों धक्का लगाते हैं, महाजन बोला। महाजन और पारसनाथ ने मिलकर दरवाजे को धक्का लगाया। कई बार की कोशिश के बाद दरवाजे के पल्ले भीतर को खोलते चले गए। खुल गया। शमशेर की उत्साहित आवाज़ में कपकपी सी थी। तभी दूर खड़े संदीप की आवाज़ आई। सावधान, वो अदृश्य पहरेदार बरसा तुम लोगों को भीतर नहीं जाने देगा। तीनों की निगाह संदीप की तरफ गई। वो तुम लोगों को दरवाजे के भीतर प्रवेश नहीं करने देगा, बहुत ताकतवर है, संदीप पुनः बोला। महाजन और पारसनाथ की निगाह पुनः कमरे के भीतर दौड़ने लगी। उस बड़े कमरे में पड़ा खजाना उन्हें नजर आ रहा था। वे ठगे से रह गए थे। इतनी बड़ी दौलत एक साथ देख पाने की उन्होंने कभी सोची न थी। पीछे खड़े शमशेर की आंखें फट गई थी। इतने बड़े खजाने का मैं क्या करूँगा? शमशेर के होंठों से निकला। तुझे दे कौन रहा है? महाजन चुप्पी भरे सर में खजाने पर नजर दौड़ाता क्या उठा। मैं तो सिर्फ अपने हिस्से की बात कर रहा हूँ, गहरी गहरी सांसें लेता शमशेर क्या उठा। महाजन और पारसनाथ की नज़रें मिली। वे अभी तक दरवाजे के इस तरफ खड़े थे। भीतर जाने की चेष्टा न की थी उन्होंने। चलें भीतर? महाजन बोला। हाँ। पारसनाथ के होंठों से गंभीर सख्त स्वर निकला। पहले मैं भीतर जाता हूँ, महाजन बोला। तुम बाहर ही रहना। पारसनाथ जानता था कि पहले एक का भीतर जाना ही उचित होगा। टॉर्च थामे महाजन ने कदम आगे बढ़ाया और भीतर प्रवेश किया। पारसनाथ पीछे खड़ा था। उसके पीछे सूखा सा शमशेर खड़ा था। दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही उनके कानों में खरखराती आवाज़ पड़ी। रुक जाओ। महाजन ठिठका। आसपास नजरें दौड़ाईं।
उस लंबे चौड़े कमरे में खजाने के रूप में पड़ी अथाह दौलत ही दिखी और कोई ना दिखा। कौन है? बाहर से पारसनाथ की आवाज़ आई। पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा, महाजन ने बिना पीछे देखे कहा। चले जाओ यहाँ से। वही खरखराती आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। कौन हो तुम? महाजन के होठों से निकला। बरसा हूँ मैं, इस खजाने का पहरेदार। वही आवाज़। चले जाओ यहाँ से। तुम सामने क्यों नहीं आते? महाजन की नज़रें पुनः हर तरफ घूमी। मैं सामने ही तो हूँ तुम्हारे, परंतु तुम मुझे देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि मैं शरीर के साथ नहीं हूँ, आत्मा के रूप में हूँ। हवा हूँ मैं, परंतु यहाँ से बाहर नहीं निकलता। पहरेदारी जो करनी है मुझे यहाँ की। वही खरखराती आवाज़ कानों में पड़ी। क्यों पहरेदारी करते हो यहाँ की? राजकुमारी गिरगिट का आदेश है। गिरगिट? ये कौन है? इस खजाने की मालिक। मैं उसका सेवक हूँ। 700 बरस से मैं गिरगिट के आदेश का पालन करता यहाँ पर मौजूद हूँ। तुमसे पहले सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ तक आया था और उसे मैंने भीतर नहीं आने दिया, दरवाजे से ही भगा दिया था। तुम दूसरे इंसान हो यहाँ आने वाले, और बाहर खड़े तुम्हारे साथी भी। राजकुमारी गिरगिट कहाँ है? महाजन ने पूछा। वो मर चुकी है। तो तुम्हारी पहरेदारी करने का क्या फ़ायदा? गिरगिट तो है नहीं जो वो पुनः जन्म लेकर आएगी। वादा किया था उसने मुझसे, वो आकर मुझे छुड़ाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी मुझे इस पहरे से, इस जीवन से। उसके बाद मेरा नया जन्म होगा और पूरी ज़िंदगी शानदार ढंग से बिताऊंगा। जाने क्यों मुझे लग रहा है कि वो आने ही वाली है, पास ही है कहीं। महाजन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ ठहरी। पागल हो तुम ये जो सोचते हो कि गिरगिट दोबारा जन्म लेकर आएगी। वो अवश्य आएगी। मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, वो आ रही है, पास आती जा रही है। तभी तो मेरी शक्ति छीड़ होती जा रही है। ये उसके करीब आने की निशानी है। वो खरखराती आवाज़ कानों में पड़ी। तुमने मुझे क्यों भीतर आने दिया? अब किसी को रोक पाने की शक्ति मुझ में नहीं रही। ये बात गिरगिट ने ही कही थी मुझे कि जब वो दोबारा जन्म लेकर इस तरफ आएगी तो मेरी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। वही अब हो रहा है। महाजन सोचों में डूबा वहीं खड़ा रहा। पारसनाथ ये बात सुनकर भीतर आ गया। घबराया था शमशेर भी भीतर आ गया। उन तीनों को भीतर गया पाकर संदीप दरवाजे पर आ पहुंचा। सब ठीक है? संदीप ने पूछा। हाँ, शमशेर ने गर्दन घुमाकर संदीप को देखा। मैं आ जाऊँ भीतर? आजा। सहमते सहमते संदीप ने भीतर प्रवेश किया और पास आ खड़ा हुआ। क्या कहते हो? महाजन ने पारसनाथ को देखा। जो भी बात कर रहा है उसकी बातें अजीब है। विश्वास नहीं आ रहा सुनकर, पारसनाथ बोला। हमें विश्वास करके क्या करना है? खजाना लेने आए, ले चलते हैं, महाजन ने कहा। पारसनाथ ने सहमति से सिर हिला दिया। हम खजाना ले रहे हैं, खजाना लेकर यहाँ से चले जाएंगे, महाजन ने कहा। तुम लोग खजाना ले जाने में कामयाब नहीं हो सकोगे। वर्षा की आवाज़ की कमज़ोर खड़खड़ाहट उनके कानों में पड़ी। मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है। इसका मतलब राजकुमारी गिरगिट पास ही है, वो आ रही है। इसकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, शमशेर बोला। खजाना समेटना शुरू करो। इतनी दौलत हम कैसे ले जा सकते हैं? पारसनाथ बोला। ये तो 2 बड़े ट्रकों का सामान है। डिग्गी में 2 बड़े बैग। संदीप ने खुशी के मारे कांपते स्वर में कहना चाहा। उससे क्या होगा? ट्रक ले आऊँ? कहाँ से? उधर ढाबे पे ट्रक रुकते हैं, वहीं से? नहीं, तुम लोग खजाना ले जाने में कामयाब नहीं हो सकते। वर्षा का कमज़ोर खरखराता स्वर उनके कानों में पड़ा। मेरी 700 बरसों की मेहनत को मिट्टी में नहीं मिला। मैं आ गई वर्षा। सबने ये शब्द सुनते ही पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। महाजन और पारसनाथ की आंखें फैल गईं। शमशेर भी चौंका। दरवाजे पर मोना चौधरी खड़ी थी। मोना चौधरी? पारसनाथ के होठों से निकला। बेबी? महाजन हक्का बक्का था। संदीप ने उलझन में फंसे शमशेर की बाहें लाई। कौन है ये? चुप कर, हड़बड़ाहट से शमशेर ने दबे स्वर में कहा। मोना चौधरी है ये। लेकिन मोना चौधरी है कौन? मोना चौधरी की आंखों में शीशे जैसी चमक थी। वो एक तरफ दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे बरसा को देख रही थी। बरसा का खाका सा उसे नजर आ रहा था। वो कमज़ोर लग रहा था, जैसे उठ पाने की शक्ति भी उसमें ना रही हो। एकाएक मोना चौधरी मुस्कुराई। वो बरसा को देख रही थी जो कि खुश नजर आ रहा था। काफ़ी चेष्टा के पश्चात उसने अपने दोनों हाथ जोड़े मोना चौधरी का स्वागत किया। कैसे हो बरसा? मोना चौधरी ने अपनत्व से पूछा। राजकुमारी के रीढ़ का साथ हो तो मेरा हाल खराब कैसे हो सकता है? वो खरखराते हुए क्षीण स्वर में बोला। महाजन, पारसनाथ, शमशेर और संदीप के चेहरों पर उलझनों का जाल नजर आ रहा था। उन्हें कोई नजर ना आ रहा था और मोना चौधरी ऐसे बात कर रही थी जैसे वो स्पष्ट देख रही हो किसी को। महाजन और पारसनाथ हक्की बक्की हालत में थे। मोना चौधरी का इस तरह यहाँ पर आ जाना सब कुछ उन्हें सपने जैसा लग रहा था। तुमने अपना धर्म और कर्तव्य बखूबी निभाया बरसा। मैं नहीं जानता कैसे पूरी कर सका अपनी जिम्मेवारी। बरसा की खरखराती आवाज़ उन सबके कानों में पड़ रही थी। हाथ जोड़कर इतना ही कहूँगा कि कहीं कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मोना चौधरी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। सबकी अपलक निगाह मोना चौधरी पर ही थी।
मोना चौधरी बरसा के पास पहुंची और पाँव के बल नीचे बैठ गई। सच में बरसा, तुम महान हो। बरसा कुछ नहीं बोला। सब हैरान थे कि मोना चौधरी दीवार के पास बैठी किससे बातें कर रही है। उन्हें तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, फिर मोना चौधरी को कैसे कोई दिखाई दे रहा है। एकाएक मोना चौधरी ने हाथ बढ़ाया और बरसा के खाके जैसे नजर आते शरीर के कंधे पर हाथ रखा। बेहद तीव्र चमक भर आई थी मोना चौधरी की आंखों में। खाके जैसे शरीर के कंधे पर हाथ रखते ही मोना चौधरी का शरीर जोरों से कांपा, जैसे करंट लग गया हो। परंतु हाथ उसका बरसा के खाके जैसे शरीर के कंधे पर ही रहा। चंद पलों में ही बरसा के खाके जैसे शरीर में चमक सी भरने लगी। देखते ही देखते उसका शरीर नियॉन साइन की रेखाओं जैसा चमकता नजर आने लगा। मोना चौधरी ने उसके कंधे से हाथ हटाया और खड़ी हो गई। आंखों में वही तीव्र चमक थी। उस महाशक्ति की शक्ति मोना चौधरी के शरीर में प्रवेश करके ये सब कर रही थी, और ये सब कुछ होने का मोना चौधरी को भी एहसास था। अब बरसा का रेखाओं जैसा चमकता शरीर सबको स्पष्ट नजर आ रहा था। महाजन, पारसनाथ, शमशेर और संदीप सकते की सी हालत में खड़े उसे देख रहे थे। एकाएक बरसा का रेखाओं जैसा चमकता शरीर हवा में लहराया और खड़ा हो गया। राजकुमारी क्रिकेट, अब मुझ में असीम ताकत आ गई है। हाँ, अब तुम कमज़ोर नहीं रहे, मोना चौधरी बोली। महात्मा की दी वो अमानत रुपया अंगूठी कहाँ है? वहीं पर राजकुमारी क्रिकेट, जहाँ पर आप सुरक्षित रख गई थी। निकाल कर मुझे दो। ये काम मैं नहीं कर सकता। वो गुप्त जगह खोलने के लिए शरीर की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास है नहीं। मोना चौधरी आगे बढ़ी और दीवार के पास पहुंचकर दीवार के लाल पत्थरों को बारी बारी देखने लगी। कुछ ही क्षणों में मोना चौधरी ने उस पत्थर की पहचान की और उस पर हथेली रखकर दबा दिया। सब हैरानी में फंसे मोना चौधरी की हरकतों को देख रहे थे। तभी देखते ही देखते दीवार के पास का पत्थर भीतर धंसता चला गया। मोना चौधरी ने उत्पन्न हुई जगह के भीतर हाथ डाला और बाईं तरफ रखी अंगूठी उसकी उंगलियों में लगी। अंगूठी बाहर निकाली, जो कि धूल में अटी हुई थी। मोना चौधरी ने उस अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी को अपनी कमीज से साफ किया और तो वो चमकने लगी। मोना चौधरी के होठों पर मुस्कान उभरी। उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। पारसनाथ और महाजन की नज़रें मिली। पारसनाथ, महाजन धीमे स्वर में बोला, एक बात तूने महसूस की क्या? बेबी ने यहाँ पड़े अथाह खजाने को एक बार भी नहीं देखा और सिर्फ वो अंगूठी पाकर ही खुश हो गई। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। समझ में नहीं आ रहा कि मोना चौधरी किस फेर में है। पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अगर उस अदृश्य रहस्यमय व्यक्ति की बातों पर यकीन करें तो मोना चौधरी राजकुमारी क्रिकेट है। ये खजाना मोना चौधरी का ही है। दोबारा जन्म लेकर ये यहाँ पहुँची है। कुछ भी विश्वास नहीं होता। हाँ, सच में विश्वास नहीं होता। पारसनाथ गंभीर स्वर में कहते हुए मोना चौधरी को ही देख रहा था। वो रहस्यमय व्यक्ति और बेबी इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे पुराने जानते हो। अगर सारी बातों पर गौर करें तो वो दोनों एक दूसरे को पुराने ही जानते हैं। बेबी फुर्सत पाले फिर बताएगी कि मामला क्या है, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। बरसा के रेखाओं वाले चमकते ढांचे ने हाथ जोड़कर मोना चौधरी से कहा, राजकुमारी क्रिकेट, अब मैं बहुत थक गया हूँ। जानती हूँ बहुत लंबा वक्त तुम यहीं पर मौजूद रहे। अगर मैं ना आती तो जाने कितना वक्त तुम्हें यहीं पर आपने आने का वादा निभाया। अब क्या चाहते हो? आज़ादी। अब मुझे मुक्त कर दीजिए। आपने एक वादा किया था मुझसे, वो भी कहो। आपने कहा था राजकुमारी क्रिकेट के इस काम से मुक्त होकर मेरा शानदार जन्म होगा। मोना चौधरी कांच की तरह चमकती आंखों से उसे देख रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी। मैं अपना वादा पूरा करूंगी बरसा। मुझे पहले से ही यकीन था कि आप अपना वादा पूरा करेंगी। जाओ बरसा, मोना चौधरी बोली। अब यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ राजकुमारी क्रिकेट? तुम्हें ले जाने आए हैं आने वाले। यहाँ से बाहर निकलो, वो मिलेंगे। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तुम्हारा जन्म लेने का पूरा इंतज़ाम करेंगे और तुम शीघ्र ही वापस इस दुनिया में नजर आओगे। ओह, आप महान है राजकुमारी क्रिकेट। जाओ। तभी चमकता रेखाओं का ढांचा सिमटने लगा। धीरे धीरे वो जैसे अपने में सिमट कर छोटा होता चला गया। फिर वो बाल जैसा छोटा सा चमकीला गोला नजर आने लगा और उसके बाद वो गोला दीवार से जा टकराया और लुप्त हो गया। मोना चौधरी शीशे जैसी चमकती आंखों से दीवार को देख रही थी। 2 पल बीते कि मोना चौधरी के कानों में सरसराती आवाज़ पड़ी, राजकुमारी क्रिकेट। हाँ, मोना चौधरी के होंठ हिले। महाशक्ति का मुझे हुक्म था कि मैं तब तक तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता करूं जब तक कि तुम ये अलौकिक अंगूठी हासिल न कर लो। अब तुम्हें अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी प्राप्त हो चुकी है। हाँ, मिल गई मुझे। मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं वापस महाशक्ति के पास जा रही हूँ। मैं इस अंगूठी का क्या करूँगी? महाशक्ति के दोनों बाजू जुस्सा और कीड़ा के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं। यह अंगूठी तुमने दोनों में से किसी एक को देनी है। किसे दूँ ये अंगूठी? जिसे देना तुम ठीक समझो। यह तुम्हारी इच्छा या समझदारी पर निर्भर है, परंतु किसी लालचवश तुमने ये अंगूठी अपने पास रखी तो तुम बर्बाद हो जाओगी क्रिकेट। मैं ये अंगूठी अपने पास नहीं रखूँगी। अब इस अंगूठी की पूरी जिम्मेवारी तुम पर है। मैं जा रही हूँ। अब तुम में मेरा रहना उचित नहीं।
मोना चौधरी खामोश खड़ी रही। चंद पलों के बाद ही मोना चौधरी को ऐसा लगा जैसे उसमें से कोई चीज़ बाहर निकली हो। एकाएक ही वह खुद को हल्का सा महसूस करने लगी। मोना चौधरी ने गहरी सांस लेकर उंगली में पहनी अंगूठी को देखा, फिर पलटकर महाजन, पारसनाथ, संदीप और शमशेर को देखा। वे चारों उसे ही देख रहे थे। तुम यहाँ कैसे बेबी? ये सब क्या है? पारसनाथ क्या उठा? क्या हो रहा था यहाँ अभी? मोना चौधरी के होठों पर मुस्कान उभरी। फिर बताऊंगी। अभी कीरा और जुस्सा नाम की मुसीबतों से निपटना है। कीरा जुस्सा? बताऊंगी। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। लेकिन महाजन की निगाह वहाँ मौजूद खजाने पर गई। यहाँ इतना बड़ा खजाना? सब मेरा है। तुम्हारा? महाजन हचकचाया। मोना चौधरी को बाहर मौजूद गोरखा का ध्यान आया। वो उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। 1 करोड़ का इंतज़ार कर रहा था। बेशक उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, परंतु जो ज़ुबान की थी वो तो पूरी करनी ही थी। यहाँ पड़ी दौलत में से इतने जवाहरात निकालो जो 1 करोड़ की कीमत के अवश्य हो। मोना चौधरी बोली। वो क्यों? पारसनाथ बोला। किसी को देने हैं। और बाकी सब? महाजन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। यहीं रहने दो। क्या कहती हो बेबी? अरबों खरबों की दौलत को हम यूं ही छोड़ जाएं? पहले भी तो ये यूं ही पड़ी थी। मोना चौधरी मुस्कुराई। तब हमें इसके बारे में पता नहीं था। अब इसे छोड़कर नहीं जा सकते। इसे लेने ही तो आए हैं। ये काम बाद में हो सकता है। बाद में क्यों? कीरा और जुस्सा जब यहाँ से चले जाएंगे तब यहाँ आकर ये सब ले जाएंगे। कीरा जुस्सा कौन है? यहाँ से निकलो, रास्ते में बताऊंगी। तभी पारसनाथ बोला। यह अंगूठी कैसी है जो तुमने उस गुप्त जगह से? तुम लोगों की हर बात का जवाब रास्ते में मिलेगा। बाहर गोरखा मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहा है। वापसी में देर होती पाकर शायद वो भीतर आ जाए। मैं नहीं चाहती कि वो खजाना देखे। गोरखा कौन? महाजन की आंखें सिकुड़ी। बाहर आकर देख लेना, मोना चौधरी कहकर पलटती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। इतने जवाहराती यार, आधे आधे से ज़्यादा शब्द तो कटे रहते हैं इसमें। शमशेर ने सिर हिला दिया कि वो सही है। संदीप की समझ में कुछ ना आ रहा था कि मोना चौधरी क्या करती फिर रही है।